हाँ, स्क्रीन दिख रही है। All right, perfect. Bismillahirrahmanirrahim. So this is May June 2022, paper 2, and this is obviously variant 1. शुरू करते हैं। तो सवाल जरा पहला देखते हैं। फिगर 1.1 एंड फिगर 1.2 जो है वो फोटो माइक्रोग्राफ्स हैं। फोटो माइक्रोग्राफ्स क्या होते हैं? ये वो पिक्चर्स होती हैं जो कि एक लाइट माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा था ना, उसको यूज करके ली जाती है। अगर सवाल में लिखा हो ना ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, तो फिर वो किस माइक्रोस्कोप से फोटो ली जाती है? मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और कौन सा वाला, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? ट्रांसमिशन। एग्जैक्टली। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लिया जाता है। अगर सवाल में लिखा हो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, तो फिर किससे ली जाती है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एग्जैक्टली ये वो सेकंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने पढ़ा था। और अगर सिर्फ लाइट, सॉरी, अगर फोटो माइक्रोग्राफ लिखा होता है ना, बेसिकली जो वर्ड फोटो है ना, दिस रिफर्स टू लाइट। जैसे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी आंखों में, वो होते हैं लाइट के रिसेप्टर। सो फोटो माइक्रोग्राफ एक ऐसी माइक्रोग्राफ, मतलब एक ऐसी फोटो जो लाइट माइक्रोस्कोप को यूज करके ली। So figures 1.1 and 1.2 are photomicrographs which shows the distribution of the tissues in the lungs. Lungs के अंदर जो tissues हैं, ये चैप्टर 9 से सवाल है, गैस एक्सचेंज से। उसके अंदर जो tissues distributed है ना, उसकी pictures दिखा रहे हैं 1.1 और 1.2। Figure 1.1 is a photomicrograph of a section through part of the lungs, and figure 1.2 is a high power view। वो जो high power lens होता है, उसको यूज करके एरिया की फोटो ली गई है ऑन फिगर 1.1। मतलब कि ये फिगर 1.1 है, ये वाला जो हिस्सा है ना, सिर्फ इतना हिस्सा, इसको यहाँ पे इनलार्ज करा गया है फिगर 1.2 में। यू नीड टू स्टेट द नेम्स ऑफ द टिश्यूज ए बी एंड डी। सो जरा इसको गौर से देखो। ए आपके ख्याल में क्या होगा? कौन सा ये टिश्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन है ना कोई टिश्यू होगा। ये सबसे पहले वाला जो लेयर था लंग के अंदर, उस लेयर का नाम क्या था? सीलिएटेड एपिथेलियम। एग्जैक्टली exactly। अब वो हमने याद है बोला था कि नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बाय द वे वो म्यूकोसल लेयर था, लेकिन आप सही कह रहे हो, उसमें सीलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग होती है। सो आप इसको कहोगे सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। जरा अगर जल्दी से हम रिवाइज कर लें वो जो चार हमारे लेयर्स थी, फिर सवाल में आगे बढ़ते हैं ताकि पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाए। पहला वाली कौन सी लेयर थी? म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर में होती है सीलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग। फिर उसके बाद कौन सी थी? सब म्यूकोसल लेयर। और फिर उसके बाद हमारा आता था हमारी कार्टिलेज की लाइनिंग, जिसमें अगर लंग्स में देखें तो कौन से शेप के कार्टिलेज होते हैं? रिंग या इररेगुलर ब्लॉक्स? जो ब्रोंकस में होता है। लंग्स में, लंग्स के अंदर क्या शेप था कार्टिलेज का? लंग्स में तो कार्टिलेज होता ही नहीं। सॉरी, एक मिनट, मेरे दिमाग में ट्री क्या आ रहा है, सॉरी सॉरी। ये आपको लंग्स का, हाँ सॉरी, आपको जब लंग्स का दिखाया हुआ है तो हाँ यस, वो ब्रोंकियोल्स की बात करें, ब्रोंकस की बात करें, उसमें कौन सा शेप होता है कार्टिलेज का? हाँ, इर्रेगुलर शेप। इरेगुलर ब्लॉक्स ऑफ कार्टिलेज। मेरे दिमाग में ट्री क्या चल रहा था और सामने लंग्स लिखा हुआ था, राइट। इरेगुलर ब्लॉक्स ऑफ कार्टिलेज हमारी कार्टिलेज की लाइनिंग होती है, और जो चौथा लेयर होता था वो होता था हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। जी। अच्छा, अब जरा आते हैं बी पे। ये फिगर बी कौन सी है, ये बताओ। स्मूथ सोचो मसल्स। सोचो। बिल्कुल सही, स्मूथ मसल। ये मसल की लेयर है, ये पूरी की पूरी लेयर, ये आपकी म्यूकोसल, ये सब म्यूकोसल, ये कार्टिलेज के ब्लॉक्स। तो जो चौथी लेयर है सबसे अंदर, दैट इज एग्जैक्टली, या सॉरी, ये कार्टिलेज की ब्लॉक्स नहीं है, अभी कार्टिलेज हम देखेंगे कहाँ पे। ये आपका स्मूथ मसल लेयर है। बिल्कुल सही। अब मुझे जरा बताओ, इररेगुलर ब्लॉक्स आपको कहाँ पे दिख रहे हैं? ये जो डी है, क्या ये इररेगुलर ब्लॉक्स है? एक अजीब सा शेप बना हुआ है। जी। सो कैन वी से दिस इज द कार्टिलेज लेयर? जी।
राइट। अच्छा, अब पार्ट बी पे जरा आते हैं। यू नीड टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ द ग्लैंड्स लेबल्ड सी। तो ये जो सी में लेबल किया हुआ है, ये कोई ग्लैंड्स उन्होंने लेबल किए हुए हैं। अब पता नहीं ये कौन से ग्लैंड हैं इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द गैस एक्सचेंज सिस्टम। पहले तो मुझे बताओ ये सी है क्या? गॉबलेट सेल्स। जो बिल्कुल सही, गॉबलेट सेल्स है। तो अब आपने मेन काम कर लिया, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सी जो है वो हमारे गॉबलेट सेल्स है। अब जरा सवाल देखते हैं हमसे क्या आंसर्स निकालवाना चाह रहे हैं। इससे आप सारे पॉइंट्स को आंसर करोगे अगर सवाल समझ लिया। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का अपने रोल बताना है, और फिर ये बताना है कि जो भी उनका रोल है वो रोल कैसे मदद करता है गैस एक्सचेंज सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने के। तो पहले तो मुझे रोल बताओ गॉबलेट सेल्स का। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस सेक्रीट करते हैं। ओके, टेक्निकली देखा जाए म्यूकस है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या सिक्रीट करते हैं? याद है हमने एक चीज कही थी। हम्म, क्या वो म्यूसिन नहीं सिक्रीट करते? सही। सो दे सिक्रीट म्यूसिन। पहले तो हम नाम लिखेंगे। ये जो हमारे गॉबलेट सेल्स हैं। अच्छा, अब हमारे गैस एक्सचेंज सिस्टम में दो टाइप के ग्लैंड्स थे। एक थे गॉबलेट सेल्स, और दूसरे का नाम था म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। हाँ, इनका आप कह सकते हो कि ये ग्लैंड्स जो है ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। लेकिन ये जो गॉबलेट सेल है ना, ये म्यूसिन सिक्रीट करते हैं। म्यूसिन वो येलो कलर की चीज थी जो जब पूरे के पूरे लेयर्स में जो सारा पानी है, जब उसके साथ वो कंबाइन होगा तो वो म्यूसिन प्लस वाटर म्यूकस बना देते। सो इनिशियली दीज सिक्रीट म्यूसिन। अब ये म्यूसिन स्लैश म्यूकस, इसका बॉडी में रोल क्या है गैस एक्सचेंज सिस्टम में अंदर? ये डस्ट पार्टिकल्स या पैथोजेंस को अपने अंदर ट्रैप करते हैं। ओके, तो इसको आप लिखोगे कैसे? सेंटेंस बताओ मुझे। मुझे वो आ, कीवर्ड्स देखने हैं। जो जो भी अपने कहा बस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे बताओ। दे ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स एंड पैथोजेंस। बिल्कुल सही, दे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड द पैथोजेंस। अब ये जो म्यूकस है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स एंड पैथोजेंस, इस म्यूकस के साथ क्या होता है? क्या करा जाता है इसके साथ? मतलब हाँ, जो मतलब जिस म्यूकस में पैथोजेंस उसके साथ क्या किया जाता है? बिल्कुल, उसके साथ क्या करते हैं? या तो बैक ऑफ द थ्रोट जाके बाहर हम्म, हम स्पिट आउट कर देते हैं, या तो फिर हमारे स्टमक में चले जाता है जहाँ पे आके वो जो HCl होते हैं वो उसे ख़त्म कर देते हैं। एग्जैक्टली exactly। और ये बैक ऑफ द थ्रोट स्पिट आउट करने के लिए या स्टमक में अंदर जाने के लिए, इस वक्त तो ये म्यूकस लंग्स की लाइनिंग में ना, ब्रोंकाई की लाइनिंग में, वहां से बैक ऑफ द थ्रोट कैसे जाते हैं? कौन ये मूवमेंट करवाते हैं म्यूकस की? एक लाइनिंग है, अभी आपने इसीलिए। उसका मुझे नाम भी बताया था, बिल्कुल सीलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग। और क्या हमने ये वर्ड पढ़ा था, ये वॉफ्ट करते हैं म्यूकस को। जी। वॉफ्ट का वर्ड बहुत बहुत जरूरी है, ये मार्किंग स्कीम में बोल्ड होता है। सो द सीलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग, या आप कह सकते हो द सिलिया, सिंपल। ये जो आपके वॉफ्ट करते हैं द म्यूकस दैट हैज ट्रैप्ड द पैथोजेंस टू द बैक ऑफ द थ्रोट, टू द बैक ऑफ द थ्रोट। ये जो हमने पूरा काम किया कि म्यूकस एक बेसिकली एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तौर पे एक्ट कर रहे हैं ना, वो पैथोजेंस को ट्रैप कर रहे हैं। अगर ये म्यूकस ना होता तो ये पैथोजेंस कहाँ कहाँ तक जा सकते थे? हमारे लंग्स में आ जाते हैं और फिर इंटरनल बॉडी सिस्टम में चले जाते हैं। बिल्कुल, तो हमारे लंग्स के अंदर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इनसाइड ऑफ द लंग्स? वो जो हमने याद है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ा था, आखिरी पार्ट क्या था उसका? एल्विलाई।
बिल्कुल, तो ये एल्व्यूलाई में चले जाते हैं। एल्व्यूलाई तो हमारी गैस एक्सचेंज की सरफेस है। वहां पे अगर जाएंगे तो पूरा का पूरा जो निजाम है, पूरा डिफ्यूजन का ग्रेडियंट है, वो ये पूरा खराब कर देंगे। सो इफ, या आप कह सकते हो, द म्यूकस acts as a protective barrier या एक protective lining. So it acts as a protective barrier, preventing the pathogens to move, जो आप भी कह रहे हो बिल्कुल सही है, to move into the lungs, ये भी आप लिख सकते हो, to move into the lungs। अब ये जो हमने आंसर लिखा ना, ये 4 मार्क का है। तो 3 मार्क का था, तो वो ऑब्वियसली हमें पूरे मार्क मिल गए। प्लीज जस्ट डोंट राइट बिलो द लाइन। अभी मैंने लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में आपने ये बिल्कुल भी काम नहीं करना है। बस लाइन के अंदर ही रहना है, क्योंकि जब वो स्कैन करेंगे ना आपका, तो वो लाइन तक ही स्कैन करेंगे, उससे नीचे वो आप लिखोगे तो कोई फायदा उसका होगा नहीं। अच्छा जी, तो कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। राइट, सो दीज आर 3 3 6 मार्क्स राइट देयर। अब आगे आ जाते हैं। हाइपर वेंटिलेशन एक फिनोमेना है, और वो बता भी रहा है कि क्यों होता है। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स टू फास्ट या टू डीपली। बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना, बहुत टू देर तक सांस लेना, मतलब जिसे कहते हैं ना डीप ब्रेथ, वो लेना, तो उससे हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है। The effects of hyperventilation are a decrease in the partial pressure of carbon dioxide in the alveolar air। एल्व्यूलर एयर क्या होती है? वो एयर जो एल्वियोलस के अंदर होती है। तो इफ दिस इज योर एल्वियोलस, दिस इज योर एल्व्यूलर एयर। तो इसमें एल्व्यूलर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर गिर जाता है, और ब्लड का पीएच बढ़ जाता है। अब फिगर 1.3 shows the change in the oxygen dissociation curve। ये वो बोहर शिफ्ट वाला टॉपिक है। एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपरवेंटिलेशन, ये आपका दिखाया हुआ है कि कितना परसेंट ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना है। अगर आप इसको पढ़ो, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। सिंपल वर्ड्स में, इट इज जस्ट द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कि भाई कितना परसेंटेज ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन चुका है। और एक्स एक्सिस है हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब जरा देखो, यहाँ पे 2 ग्राफ ड्रॉ किए हुए। एक ग्राफ है एट अ पीएच ऑफ 7.4, और एक ग्राफ है एट अ pH of 7.7। State the percentage saturation of hemoglobin at a partial pressure of oxygen of 4 kPa। तो आप क्या करोगे? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 4 kPa को लोकेट करोगे, और फिर पार्शियल प्रेशर 4 kPa पे ऑक्सीजन का आप ऑक्सी हेमोग्लोबिन बताओगे कितना है दोनों पीएचएस के लिए। तो पहले पीएच के लिए बताओ कितना होगा, ये जो आ, 7.4 था। जो हम्म। 7.4 है वो 60% है, और जो 7.7 है वो है 72%। एग्जैक्टली 72%, या 72% नहीं, ये यहाँ पे उन्होंने कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, यूनिट खैर यहाँ पे दिया हुआ है, सो हम सिर्फ नंबर लिख देंगे। राइट। अच्छा, अब आपने यूज करनी है। अब एक बहुत जरूरी चीज है, इसको प्लीज दिमाग में रखना। यूज द इंफॉर्मेशन इन फिगर ब्ला ब्ला ब्ला। जब ये फ्रेज दिया हुआ हो ना, यूज द इंफॉर्मेशन, इसका मतलब कि आपने जो भी आपको ग्राफ दिया हुआ है, या लेट्स सपोज टेबल दिया हुआ है ना, उसमें से आपने वैल्यूज को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और अपने आंसर में वो वैल्यूज को कोट करना है। सो ये जो कोटिंग वैल्यूज का मार्क है ना, ये आपको इसमें मिलेगा, अगर तो लिखा हुआ है यूज द इंफॉर्मेशन इन फिगर 1.3 टू स्टेट एंड एक्सप्लेन। तो पहले आपने वो चीज बतानी है विच दे आर लुकिंग फॉर, और फिर अपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। क्या? द इफेक्ट ऑफ हाइपरवेंटिलेशन ऑन द ऑक्सीजन सप्लाई टू रिस्पायरिंग टिश्यूज। तो पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी। ओके। तो हाइपर वेंटिलेशन का क्या फर्क पड़ता है ऑक्सीजन सप्लाई पर टू द टिश्यू इन द बॉडी? सोच के बताओ।
ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो मतलब जितनी रिक्वायर्ड होती है मसल्स को उतनी नहीं मिलती, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं। बिल्कुल सही। सो एक डिक्रीज आता है इन द ऑक्सीजन सप्लाई टू द रिस्पायरिंग टिश्यूज। बिल्कुल सही। ओके एंड एक सेकंड में ऊपर चला जाओ। या दूसरा इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, हाइपर वेंटिलेशन में पहले तो मुझे ये बताओ, क्या पीएच ज्यादा हो जाती है ब्लड की या कम हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब इनिशियली बिफोर हाइपर वेंटिलेशन हम इस ग्राफ को फॉलो कर रहे थे, और अब हाइपर वेंटिलेशन हो गई तो हम इस ग्राफ को फॉलो करेंगे। बेसिकली हम इस से इस ग्राफ में जा रहे हैं एंड नॉट द अदर वे अराउंड, राइट? जी। अच्छा, अब जब आप इस ग्राफ से इस ग्राफ में जा रहे हो, मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग टू द अफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन? अगर एक वैल्यू को पिक आउट करें, जैसे 4 पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन की परसेंटेज देखो, प्रीवियसली एट अ लोअर पीएच और अब एट अ हायर पीएच, क्या एफिनिटी बढ़ी है हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए या कम हुई है? इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है। तो जब, क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं होती अगर हम ये पार्ट को पढ़ें? हमने पढ़ा है ना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसका मतलब कि जो हमारी दूसरी गैस है ऑक्सीजन, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एल्व्यूलर एयर के अंदर। तो यहाँ पे लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी हायर। अब हमने ये देखा था कि हेमोग्लोबिन जो है ना, वो आप समझ लो, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ना, उसके लिए वो ज्यादा अफिनिटी दिखाएगा। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा अफिनिटी, ऑक्सीजन के लिए कम। लेकिन अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो किसके लिए ज्यादा अफिनिटी? ऑक्सीजन के लिए ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कम। और ये एग्जैक्टली हमें इस ग्राफ में दिख रहा है। सो आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज देर इज अ, ये जो कुछ टीचर्स बोलते हैं ना, बिकॉज से आंसर शुरू नहीं करना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बिकॉज देर इज अ लोअर पार्शियल प्रेशर के लिए स्मॉल पी का साइन क्यों यूज कर सकते हो, क्यों उन्होंने भी यहाँ पे यूज किया हुआ है। बिकॉज देर इज अ लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीनिंग hemoglobin has a greater affinity for oxygen। उस हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए ग्रेटर अफिनिटी है। इसीलिए तो जब उसकी ज्यादा अफिनिटी है, तो वो इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं ना जब वो रिस्पायरिंग टिश्यूज के पास जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन सप्लाई रिस्पायरिंग टिश्यूज में कम हो जाता है। मेक सेंस? आखिरी वाला पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा है, मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए ज्यादा अफिनिटी है, तो ये एक तरीके से अच्छा पॉइंट नहीं हुआ, मतलब ये एक। अच्छा, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। ये जो हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए ज्यादा अफिनिटी है, ये कब होगी? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसा ही। जी। अब ऑक्सीजन का ज्यादा पार्शियल प्रेशर कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम कहाँ पे है? एल्व्यूलर एयर के अंदर। ये जो हम सारी बात कर रहे हैं ना, ज्यादा अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए, ये बेसिकली हो रही है कहाँ पे? एल्व्यूलस के अंदर। ये रिस्पायरिंग टिश्यूज के पास नहीं हो रही है, वहां पे उसकी हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी ज्यादा है। इसका मतलब कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन की परसेंटेज क्लियरली हमें दिख रही है ज्यादा होगी, या कह सकते हो हेमोग्लोबिन ज्यादा सैचुरेट हो चुका है ऑक्सीजन के साथ। अब जब वो रिस्पायरिंग टिश्यूज पे जाएगा, तो वहां पे ये ऑपोजिट काम होगा। सो देयर इज गोना बी अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन सप्लाई, जो आपने मुझे पहला पॉइंट बताया। सो बिकॉज पीएच बढ़ रहा है ना, अब एल्वियोलस में
पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, विच मीन्स कि अब जो पूरी चीज आपने पढ़ी है ना नॉर्मली जो रिस्पायरिंग टिश्यूज में होती है उसका ऑपोजिट कर लो। तो अब ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, अब एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, विच इज ऑल व्हाट लीड्स टू दिस, विच इज बेसिकली हाइपर वेंटिलेशन। थोड़ी बहुत क्लियर हुई थी? सही। ओके। अब आ जाते हैं जरा पार्ट टू पे, बी लिम्फोसाइट्स का सवाल है। बी लिम्फोसाइट्स आर एक्टिवेटेड, जिसको बाय द वे हम क्लोनल सिलेक्शन कहते थे, बी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब बी प्लाज्मा सेल्स बन रहे हैं। Figure 2.1 is a drawing of a plasma cell which is made from a transmission electron micrograph. ये बी प्लाज्मा सेल है। स्टेट द नेम ऑफ द प्रोसेस अकरिंग एट टी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सूडोपोडिया बन रहा है, चीज अंदर जा रही है, ये इसके साथ ज्वाइन करेगा, या सॉरी सॉरी एक सेकंड एक सेकंड, ऑपोजिट काम हो रहा है, यहाँ पे ये चीज है एंड यहाँ पे ये चीज बाहर जाती हुई दिख रही है। यस, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एग्जैक्ट। वो ऑपोजिट देख ले, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ चीज है और यहाँ पे भी कुछ चीज है, व्हिच बेसिकली मींस ये दिखाना चाह रहे हैं कि बाहर चीज जा रही है, सो यू आर राइट, एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, complete table 2.1 to show the names and the functions of the cell structures labeled PQRS। पहले तो मुझे नाम बताओ सबके PQRS में। पी न्यूक्लियोलस है। करेक्ट। और क्यू जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। और एस गोल्जी एपेरेटस है। एस गोल्जी apparatus, बिल्कुल। रफ एंडोप्लाज्मिक, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में लिखना। और एस है हमारा गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर? प्रोड्यूस आर आर एन ए। प्रोड्यूस आर आर एन ए, बिल्कुल कह सकते हैं, करेक्ट। दे प्रोड्यूस आर आर एन ए विच इज राइबोसोमल आर एन ए। अच्छा एक चीज, ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये किस चीज में यूज होता है? राइबोसोम्स की मैन्यु प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में, बिल्कुल। और क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जब राइबोसोम्स में आरआरएनए जो यूज होता है वो न्यूक्लियोलस में बन रहा है, तो न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम के जो बिगर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट होते हैं उनकी असेंबली होती है वहां पे, कह उनके सकते सारे हैं। पार्ट्स आपस में आके जुड़ते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप ये भी कह सकते हो दे प्रोड्यूस राइबोसोमल आरएनए, कोई मसला नहीं है सर। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, ये तो बहुत सिंपल है। प्रोवाइड्स एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन या एटीपी। एटीपी, सो एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, मुझे वापस से स्टेटमेंट बताओ अपनी ये, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोवाइड्स एटीपी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल। एक सेकंड, प्रोवाइड्स एटीपी बाय एरोबिक, हाँ सही है, बिल्कुल। इट प्रोवाइड्स, मैं एनर्जी भी लिख सकता हूँ, मैं एटीपी भी लिख सकता हूँ, दोनों सही है। बिल्कुल, क्योंकि एटीपी एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज होता है, राइट, तो इट्स द सेम थिंग। प्रोवाइड्स एटीपी या एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पायरेशन। अच्छा जी, अगला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। सिंथेसिस ऑफ पॉली प्रोटीन्स। सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, राइट, पॉलीपेप्टाइड्स आप कहना चाह रहे थे, जी। राइट। और अच्छा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हम एज सच कह तो सकते हैं, देखो बेसिकली ना होता ये है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको पता है उसके सिस्टर नेबर होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना। लेकिन ये जो राइबोसोम्स रफ ईआर में ना, ये प्रोटीन तो बनाते हैं, लेकिन ये प्रोटीन इस वक्त फंक्शनल नहीं होता है। इस ये प्रोटीन को आप हमारे सेल के जो काम काज होते हैं उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे कहते हैं नॉन फंक्शनल प्रोटीन। जैसे कि जब कोई चीज बन रही होती है ना, अभी हम कहते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है लेकिन अभी ये रेडी नहीं है इस्तेमाल के लिए, उसी तरीके से हम नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं। फिर ये जाता है गोल्जी बॉडी के पास, और वहां पे क्या होती है, इसकी पोस्ट, हमने एक वर्ड लिखा था चैप्टर 1 में, ट्रांसेशनल
मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? आफ्टर ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, प्रोटीन बन गया। अब उस पॉलीपेप्टाइड चेन को आपने मॉडिफाई करना है, ये करता है गोल्जी बॉडी। सो अगर रफ यार का आपसे पूछे, तो आप सिंपल यहाँ पे कह सकते हो कि ये सिंथेसिस या प्रोडक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड भी लिख लो, कोई मसला नहीं है, प्रोटीन भी लिख लो, कोई मसला नहीं। सो यू आर राइट। अच्छा, अब अगला ही गोल्जी बॉडी है, इसका क्या फंक्शन है? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, बिल्कुल ये भी कह सकते हैं। और ये जो पैकेजिंग होती है प्रोटीन्स की, ये किस में होती है? क्या नाम था उस वेसिकल का? लाइसोसोम्स। Lysosomes, and lysosomes are a type of dash vesicles. Fill in the blank. ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। नो नो, जो वेसिकल्स गोल्जी बॉडी से निकले हैं उनको हम क्या कहते थे? गोल्जी वेसिकल्स। सो ठीक है। गोल्जी वेसिकल्स का बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। कुछ नॉर्मल वेसिकल्स होते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता। फिर एक स्पेशल टाइप के वेसिकल होते हैं, विच यू आर राइट, उनका नाम लाइसोसोम्स होता है। राइट। अब जरा इसमें आ जाओ। प्लाज्मा सेल्स यूज होते हैं फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये वो वाली चीज है, मैप्स वाली चीज। नाउ द मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द हिब्रिडोमा मेथड, जिसमें रिमेंबर सेल फ्यूजन वाली चीज होती है। आउटलाइन द स्टेप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मैप्स बाय द हिब्रिडोमा मेथड। अब एक जरूरी चीज, आप यहाँ पे बताओगे कि एंटीबॉडीज कैसे बनानी है, लेकिन हिब्रिडोमा मेथड से। तो पहले आप ये बताओगे हिब्रिडोमा सेल कैसे बनता है, उसके बाद आप बताओगे कि एक बार हिब्रिडोमा सेल बन गया, फिर उससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं, दोनों चीजें बताओ। सो थिंक अबाउट इट। वो जो रैट वाली एग्जांपल थी पूरी, उसको याद करो। रैट माउस जो भी था वो। ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा, ये ना बहुत रिपीटेटिव सवाल है, तो हम इसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है। अब देखो, आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना रहे थे किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, राइट? क्योंकि इन एंटीबॉडीज में जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर एंटीजन की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जी। ऐसे ही। अच्छा, अब आपको याद है हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्यों किया था? हमने कहा था कि कुछ लोगों में बॉडी की अलग अलग हिस्सों में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, ये थोड़ा बहुत याद आ रहा है। जी। और ब्लड क्लॉटिंग में एक प्रोटीन नोन एज फाइब्रिन वो प्रोड्यूस होता है। तो अब अगर हमें ये पता लगाना है कि भाई बॉडी में कहाँ कहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो सिंपल आप ये पता लगा लो कि बॉडी में कहाँ कहाँ फाइब्रिन मौजूद है। अब ये कैसे पता लगाएं? हम क्या करेंगे ना, कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बॉडीज में इंजेक्ट कर देंगे। जो पूरा बॉडी थी, पेशेंट था, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दी। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पूरी इंसान की बॉडी के अंदर ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। और जैसे ही इसको कोई फाइब्रिन मिलेगा ना, जो कि ऑब्वियसली एक ब्लड क्लॉट में ही मिलेगा, तो वहां पे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाएंगे और वो फाइब्रिन के साथ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडी पर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट थी वो फाइब्रिन के कॉम्प्लीमेंट्री था। जैसे ही वो बाइंड करेंगे, रिमेंबर वो रेडियो एक्टिव होती हैं, दे रिलीज गामा रेज, और आप लेके बैठे होते हो बाहर एक गामा रे डिटेक्टर। जैसे ही आपको गामा रे दिखे, इसका मतलब ओ, यहाँ पे बाइंडिंग का प्रोसेस हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे फाइब्रिन था, इसका मतलब कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट था। तो ये बेसिकली यूज था मैप्स का। अब सवाल ये वाला नहीं है, सवाल ये है कि मैप्स बनते कैसे। तो अब सुनो, आप ना फाइब्रिन के लिए एंटीबॉडीज बनाना चाह रहे हो। सो व्हाट वी डू इज, सबसे पहले तो हम इंसान में से फाइब्रिन को निकाल लेते हैं, और फिर इस फाइब्रिन को, जो आपका एंटीजन है, उसको आप एक माउस में इंजेक्ट करते हो। क्या मुझे बता सकते हो हम ये माउस में क्यों इंजेक्ट करते थे?
माउस में उसके आरएनए की वजह से करते थे। नॉट रियली, नहीं नहीं, नॉट रियली। माउस में हम इसीलिए इंजेक्ट करते थे क्योंकि हमें उसके इम्यून रिस्पॉन्स का फायदा उठाना था। मुझे बताओ, जब माउस में फाइब्रिन डालेंगे, ये फाइब्रिन तो इंसानों का फाइब्रिन है ना, तो क्या माउस की बॉडी के लिए ये फॉरेन माना जाएगा? जी। तो क्या माउस का इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम इस फाइब्रिन के अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा? करेगा। और उस इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर वो बीटा सेल्स भी प्रोड्यूस करेगा, जो कि ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे जिनकी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स फाइब्रिन के, जो आपका एंटीजन है माउस के लिए, उसके कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? इम्यून रिस्पॉन्स का फायदा उठा रहे हो। अब जरूरी नहीं है माउस यूज करो, आप रैट यूज कर लो, आप बिल्ली यूज कर लो, स्मॉल कोई छोटा सा मैमल हो ना, आप इस्तेमाल कर सकते हो, रैट यूज कर लो। हम नॉर्मली माउस यूज करते हैं इसके लिए। सो पहला स्टेप, antigen is injected into the mouse. अब आप लिखो, since the antigen is foreign, मतलब बिल्कुल नई चीज आ गई है माउस की बॉडी में, since it is foreign to the mouse's body, an immune response is generated. अच्छा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। these the immune response की वजह से क्या होता है? This produces बीटा सेल, या सॉरी बी प्लाज्मा सेल्स। इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से बी प्लाज्मा सेल्स बने हैं। कौन से वाले बी प्लाज्मा सेल्स? जो ऐसे एंटीबॉडीज बनाते हैं जिनकी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स किसके कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं? उस एंटीजन की कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी जो आपने माउस में इंजेक्ट किया था, सही। क्योंकि आपको वो एंटीजन को ही खत्म करना है। सो दिस प्रोड्यूसेस द बीटा प्लाज्मा सेल्स, दैट्स इट। अब इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, 3 मार्क का सवाल है। अब ये जो बीटा प्लाज्मा, बार बार बीटा क्यों कह रहा हूँ, ये जो बी प्लाज्मा सेल्स हैं, ये बनते हैं माउस की स्प्लीन में। माउस की बॉडी के अंदर ना स्प्लीन एक हिस्सा होता है, उसकी बॉडी में स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पे वो बनते हैं और वहीं से हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दिस प्रोड्यूसेस बीटा प्लाज्मा सेल्स इन द स्प्लीन ऑफ द माउस। अब आपने क्या करा? अब नाउ वी एक्सट्रैक्ट दीज बी प्लाज्मा सेल्स। अच्छा जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? पहले मुझे ये बताओ। नहीं। ओके, अब ये जब हम बी प्लाज्मा सेल्स को बाहर निकाल लेंगे ना, तब हम लैब के अंदर इस वक्त खड़े हुए हैं, हम ये एक पेट्री डिश में डालेंगे और अब इस बी प्लाज्मा सेल को हम फ्यूज कर देंगे एक कैंसर सेल के साथ, और इससे हम बनाएंगे एक हाइब्रिडोमा सेल या एक हिब्रिडोमा सेल। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि कैंसर सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन नहीं होता, म्यूटेशन होती है। ये हमने पढ़ा था माइटोटिक सेल साइकिल में, याद है चैप्टर 5? जिस प्रोटो ऑन्कोजीन नहीं होती, ऑन्कोजीन होती है। और ऑन्कोजीन क्या नॉर्मल माइटोसिस करवाती है या अनकंट्रोलेबल माइटोसिस करवाती है? अनकंट्रोलेबल माइटोसिस कराती है। क्योंकि जो प्रोटो ऑन्कोजीन था, जो नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है, वो माइटोसिस के अमाउंट को मेंटेन करता है कि अच्छा एकदम से ज्यादा ना हो जाए, एकदम से कम ना हो जाए। जब ये ऑन्कोजीन में बदला, तो बस गेम खत्म। अब माइटोसिस इतनी होगी कि हम उसको रोक नहीं पाएंगे। इसी क्वालिटी का, इसी कैंसर सेल की जो फीचर है ना, कि हर वक्त माइटोसिस जल्दी जल्दी करेगा, बहुत सारे सेल्स अपने बनाएगा माइटोसिस के जरिए, इसका फायदा उठाते हैं। तभी ये इस बी प्लाज्मा सेल को इस कैंसर सेल के साथ फ्यूज करवाते हैं। सो नाउ वी एक्सट्रैक्ट द बी प्लाज्मा सेल्स which are fused with cancer cells to produce hybridoma cells। अब आपने हिब्रिडोमा सेल्स बना लिया, अब ये क्या करेंगे? ये हिब्रिडोमा सेल्स को अब आप रेप्लिकेट करोगे माइटोसिस से। मतलब एक हिब्रिडोमा सेल बना, इससे दो और बने माइटोसिस से, अब इससे भी और दो बने, इससे भी और दो बने। बेसिकली बहुत सारे राउंड्स आप करोगे माइटोसिस से, और इससे क्या बनेंगे? हिब्रिडोमा सेल्स के क्लोन्स बनेंगे। ये पूरा प्रोसेस हम कर चुके हैं। तो अगर अभी मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंफ्यूजन हो तो गूगल क्लासरूम में जाओ,
उसमें पूरी चीज डिटेल में हमने वो की थी एंड इम्यूनिटी वाले आखिरी क्लास में। अच्छा, तो ये हेब्रिडोमा सेल्स बनाते हैं। दीज हेब्रिडोमा सेल्स अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म क्लोन्स। अब जरा चेक करो, हिब्रिडोमा सेल के अंदर तो दो फीचर्स है ना, क्योंकि ये दो सेल्स को मिला के बना है। एक फीचर ये है कि ये एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा, और एक फीचर ये है कि ये अनकंट्रोलेबली माइटोसिस से डिवाइड करेगा। तो अब क्या कह सकते हैं, हिब्रिडोमा सेल्स माइटोसिस से तो डिवाइड करे, ये वाला फीचर तुमने देख लिया, क्या ये एंटीबॉडीज भी सिक्रीट करेगा? जी। जो एंटीबॉडीज हिब्रिडोमा सेल सिक्रीट करते हैं ना, इन्हें ही हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। देन द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसे मैब्स भी कहते हैं, आर सिक्रीटेड बाय हिब्रिडोमा सेल्स। और क्योंकि हमने बहुत सारे हिब्रिडोमा सेल्स बना लिए ना, तो बहुत सारे मैब्स बन गए। तो आप कह सकते हो ऑन अ लार्ज स्केल ये जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है ना, ये बहुत बड़े स्केल पर होती है। अच्छा, अब एंटीबॉडीज कैन बी कलेक्टेड, ये अगला अलग सवाल है। एंटीबॉडीज कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन ब्लड डोनर्स एंड दे कैन बी यूज्ड टू ट्रीट पीपल दैट मे हैव बीन इन्फेक्टेड विद अ पैथोजन। दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बीइंग इल विद द डिजीज। जरा सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है। एक इंसान के इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, एक इंसान के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, उससे जो एंटीबॉडीज बनी वो एक दूसरे इंसान में डाल रहे हैं। ये किस टाइप की इम्यूनिटी है? आर्टिफिशियल। एक्टिव या पैसिव? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में बंदे का खुद का इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट नहीं होता। हमने कहा था ना, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब तीन चीजें, मेमोरी सेल बनने चाहिए, एंटीबॉडी बननी चाहिए, और फिर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होने चाहिए। लेकिन क्या? एंटीबॉडीज तो किसी और बंदे से आ रही है ना, तो वो आर्टिफिशियल नहीं कहलाएंगे। आर्टिफिशियल होगा, वो बात आपकी सही है, लेकिन एक्ट अभी जो मसला है वो है एक्टिव पैसिव का। एक्टिव तब होगा, अब मैं वो आपकी चीज क्लियर करता हूँ। एक्टिव कब होगा? जब तीन चीजें हो। सबसे पहले आपने ये देखना है, अगर तो एंटीबॉडीज बॉडी खुद बना रहे, मेमोरी सेल्स खुद से बॉडी बना रहे, लिम्फोसाइट्स खुद से बॉडी में स्टिमुलेट हो रहे हैं, अगर ये तीन चीजें हैं, तो आपने सीधा सीधा कह देना एक्टिव। पहला तो आपको ये सवाल पूछने हैं, एक्टिव या पैसिव। तो यहाँ पे हमने कहा पैसिव। अच्छा, अब नेचुरल या आर्टिफिशियल, मुझे बताओ, वो जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ होता है, वो जो ब्रेस्ट मिल्क लेता है, वो तो एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है ना। जी। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। कोलोस्ट्रम जो होता है विच इज द मिल्क जो कि वो बच्चा पीता है जस्ट आफ्टर बीइंग बोर्न, उसमें भी बहुत एंटीबॉडीज होती हैं, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ था, फीटस होता है, प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज आती हैं, वो भी तो मदर से ही आ रही है ना, किसी और से आ रही है, तो पैसिव, लेकिन नेचुरली आ रही है, नेचुरल पैसिव। ये हम जानबूझ के किसी और में से निकाला एंटीबॉडी, किसी और में डाला, तो आर्टिफिशियल। और क्योंकि वो दूसरे बंदे की बॉडी ने खुद से नहीं बनाए, तो इसलिए वो पैसिव। और यहाँ पे एक्टिव क्यों नहीं? क्योंकि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट नहीं। क्लियर? सही। अच्छा, explain why this treatment does not prevent people becoming ill if they are infected again। तो ये कह रहा है कि आपने एक इंसान का इम्यून सिस्टम उसमें काम किया, उसमें से एंटीबॉडीज बने, इसमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हुई या आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो भी हुई, एंटीबॉडीज बस आपने निकाल लिए। अब आपने इस इंसान में वो एंटीबॉडीज डाले, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव हो गया। सवाल ये कह रहा है कि जब दूसरी बार ये सेम पैथोजेनस इंसान में आएगा, तो वो वापस भी बीमार क्यों पड़ जाएगा? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्यों नहीं शुरू हो जाएगा? क्योंकि कोई मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस नहीं हुए, क्योंकि एक्टिव नहीं था। ओके, तो अब मुझे 4 मार्क का है, तो मुझे अब जरा पूरा कंप्लीट आंसर बताओ जो आप दोगे। पहले तो पहला मार्क आपने ले लिया, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब पूरी चीज बताओ मुझे। क्योंकि ये पैसिव इम्यूनिटी है, तो इसमें जो है, जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो क्या कहते हैं, एक तरीके से ट्रिगर नहीं हुआ था, तो
मेमोरी सेल्स नहीं बने होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हुआ होगा, प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। जी। हाँ, और आप सही कह रहे हो, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ही बनते हैं ना एंटी मेमोरी सेल्स, सो यू आर राइट। नो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेटेड, मीनिंग, यहाँ पे लिख देते हैं जनरेटेड, मीनिंग नो मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस। अच्छा, फिर आगे। एंटीबॉडीज एक मरतबा यूज्ड अप हो गई तो बार बार, मतलब अगर हम्म, पैसिव है तो बार बार मतलब वो नहीं होंगी प्रोड्यूस, एक मरतबा हो गई तो खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल सही। सो एंटीबॉडीज आर यूज्ड अप आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे आर यूज्ड अप after a period of time, and can they be regenerated? नहीं। बिल्कुल सही, दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड, दैट्स द पॉइंट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, कि वो रीजनरेट ही नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, फिर इसके अलावा कोई और चीज? हाँ, एक ये मुझे आपने पॉइंट बता दिया कि ये, अच्छा मुझे बताओ, इसी पॉइंट से रिलेटेड, क्या ये शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी कहेंगे, मतलब टेम्पररी इम्यूनिटी, या लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी? टेम्परेरी इम्यूनिटी। बिल्कुल, इसको टेम्पररी इम्यूनिटी कहेंगे। और अगर आपको एग्जाम में इस सवाल के रिलेटेड कुछ ऐसा लगे ना कि यार ये तो मैंने बहुत कम पॉइंट लिखे हैं, 4 मार्क का है, तो आप क्या कर सकते हो, आप, आपने कहा ना कोई प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हुआ, आप इसी को एक्सप्लेन कर दो, मतलब कि पूरी चीज समझा दो जो आपको पता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या क्या होता है, बस उसके आगे लिख दो ये नहीं होता। जैसे कि आपको पता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्लोनल सिलेक्शन होती है, क्लोनल एक्सपेंशन होती है, एंटीबॉडी बनते हैं, तो आपके 3 मार्क तो यही रेडी हो गए, या 1 मार्क हो गया रेडी, कि नो क्लोनल सिलेक्शन, नो क्लोनल एक्सपेंशन, नो एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये आपने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया इस पॉइंट को फॉर एन एक्स्ट्रा मार्क। लेकिन इस केस में 4 पॉइंट्स हमारे आ गए, ये कंप्लीट हो गया। हमेशा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लिखना, टाइम बहुत शॉर्ट होता है पेपर में। मार्क्स को देखो, 4 मार्क का है, अच्छा 4 डिस्टिंक्ट क्लियर डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए। 4 पॉइंट आ गए, जितना भी पेज आपका लाइंस फिल हुई हुई है डज नॉट मैटर, जैसे ही 4 पॉइंट्स आए टिक करो और फिर आगे बढ़ जाओ। और एग्जाम में ये पॉइंटर्स के फॉर्म में नहीं लिखना, ऑब्वियसली पैराग्राफ के फॉर्म में आप ये चीज, तो कोई कंफ्यूजन इसमें, बेसिक ये वो था आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के नुकसान, कोई चीज इसमें। नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं। अ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, अजीब सा नाम है, अ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है, इट इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और क्योंकि रिसेप्टर है तो ये सेल मेम्ब्रेन में हमें पता है होता है। अच्छा है क्या, मैमेलियन सेल्स के। TKR has two components which are involved in the process of cell signaling। सुकून सुकून से सवाल को पढ़ना एग्जाम में भी। क्या है वो 2 पार्ट सेल सिग्नलिंग के लिए? पहले तो रिसेप्टर होता है फॉर द लाइगेंड, मतलब लाइगेंड जो हमारा मॉलिक्यूल है सेल सिग्नलिंग को जो शुरू करेगा, वो किसी चीज के साथ बाइंड करेगा ना, वो चीज वो रिसेप्टर, जो कि इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का पहला हिस्सा है। दूसरा, an enzyme that catalyzes the transfer of a phosphate group from ATP to an intracellular protein। अब ये क्या चीज है, जरा वापस से पढ़ो इसको। एक इंट्रा सेलुलर प्रोटीन, इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर या सेल के बाहर? सेल के बाहर। हम्म। जब आपका इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है तो क्या डिफरेंट स्कूल्स आते हैं, या एक ही स्कूल के अंदर होता है कंपटीशन? एक ही स्कूल के अंदर होता है कंपटीशन। इंट्रा का मतलब होता है इन द सेल। अब जब वो आपने सुना ना इंटर स्कूल कंपटीशन, पूरे शहर से सारे स्कूल आएंगे, ये तो इंट्रा सेलुलर है, इन द सेल। सेल के अंदर एक प्रोटीन है, अब इस प्रोटीन के अंदर आप एक क्या डाल रहे हो, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हो। यू आर ट्रांसफरिंग अ फॉस्फेट ग्रुप इनसाइड दिस प्रोटीन विच इज इनसाइड द सेल। कहां से ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है? एटीपी से। बेसिकली एटीपी एडीपी बनाएगा, और एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा। एटीपी क्या था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई से ये डाइफॉस्फेट बन जाएगा, मतलब कि एक फॉस्फेट ग्रुप कम हो गया क्योंकि वो रिलीज हो गया, यही फॉस्फेट ग्रुप इस प्रोटीन में जाएगा। तो फिर यहाँ पे एंजाइम का क्या काम था? एंजाइम ये पूरे प्रोसेस को कैटलाइज करता है कि ये एटीपी
फॉस्फेट ग्रुप अपना निकालेगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, या आप कह सकते हो ये ट्रांसफर वाला जो पार्ट है ना, इसी को मेनली ये कैटलाइज करता है प्रोसेस को। ये वाले प्रोसेस को कोई और एंजाइम करता है। अच्छा, फिगर 3.1 इज अ डायग्राम टू शो हाउ टीकेआर इज इन्वॉल्वड इन सेल सिग्नलिंग। ये सेल के बाहर की कहानी है, ये सेल के अंदर की कहानी। ये आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ गया लाइकेंड, ये टीकेआर का रिसेप्टर आ गया, ये सेल मेम्ब्रेन आ गया। ये टीकेआर देखो इतनी बड़ी चीज है क्योंकि ये इसका रिसेप्टर पहला हिस्सा और ये इसका एंजाइम वाला कंपोनेंट दूसरा हिस्सा। अब यहाँ पे जरा देखो हो क्या रहा है इस एंजाइम वाले कंपोनेंट में। एक इन्होंने स्लिट बनाई हुई है, एक सेक्शन बनाई हुई है एटीपी के लिए, और एक सेक्शन बनाया हुआ है वो प्रोटीन के लिए, ये वाला प्रोटीन। अब क्या होगा, ये एटीपी से एडीपी बनेगा, एक फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, और ये फॉस्फेट ग्रुप अब इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा। तो अब ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन एक्टिवेट होगा। पहले मुझे बताओ सवाल क्लियर। जी। अब most enzymes are specific to one reaction. With reference to figure 3.1, explain how the structure of an enzyme, एक enzyme का structure जो है, how does it provide its specificity? मतलब कि हाँ, सवाल अगर को सिंपल करें तो एक एंजाइम के अंदर क्यों वो अलग अलग सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप जो होती है वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक या सिर्फ एक सबस्ट्रेट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री शेप, कौन सी शेप एंजाइम के अंदर। जो उसकी सब एक्टिव साइड की शेप होती है। एग्जैक्टली, एक्टिव साइट का नाम बहुत जरूरी है। तो यू आर राइट, सिर्फ 2 मार्क का सिंपल सा सवाल कि जो हमारा एक्टिव साइट का शेप होता है, दिस एक्टिव साइट का शेप इज कॉम्प्लीमेंटरी टू ओनली वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। ऑल राइट। अब ये कह रहे हैं कि द ड्रग GNF5 sorry, the drug GNF5 is used in the treatment of some cancers. GNF5 affects the activity of TKR by binding to the enzyme component of the complex. वो कह रहे हैं कि GNF5 क्या काम खराब करता है हमारा, कि ये जो एंजाइम कंपोनेंट है ना, इसके साथ ये बाइंड कर जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं GNF5 एक इनहिबिटर के तौर पे एक्ट कर रहा है। जी। सबस्ट्रेट को वो अंदर नहीं जाने दे रहा ना, जब उस विच सबस्ट्रेट के लिए ये एंजाइम कंपोनेंट बना था, ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अंदर जाने के लिए बनी थी, सबस्ट्रेट का रास्ता ब्लॉक कर रहा है, खुद अंदर जा रहा है। तो ये एक इनहिबिटर है। मुझे बताओ कौन सा इनहिबिटर है, कंपेटिटिव या नॉन कंपेटिटिव। कंपेटिटिव। एग्जैक्टली कंपेटिटिव, क्यों, क्योंकि वो सबस्ट्रेट के साथ compete कर रहा है। नॉन कंपेटिटिव होता अगर एंजाइम की, लेट्स सपोज ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, इसके साथ बाइंड नहीं करता, इसके साथ बाइंड कर जाता, पीछे से आके अटैक कर जाता, विच वॉज द एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम। अब यहाँ पे तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता ना, लेकिन क्योंकि ये इनहिबिटर ने यहाँ पे बाइंड कर दिया है, इसने ये जो एक्टिव साइट है इसकी स्ट्रक्चर को बदल दिया। तो ये नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर हो, ये कंपेटिटिव है यहाँ पे क्योंकि एक्टिव साइट पे जा रहा है। Researchers investigated the effect of GN5 on the activity of TKR using different concentrations of ATP solution. मतलब different concentrations of substrate ना, ATP आपका substrate है यहाँ पे। सवाल को बस सिंपल बनाते जाओ, नोट्स सवाल में अपने बनाते जाओ। डिफरेंट मतलब सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन यहाँ पे बेसिकली चेंज कर रहे हैं, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये। इन एन एक्सपेरिमेंट द एक्टिविटी ऑफ टीकेआर वाज मेजर्ड, मतलब आपका एंजाइम एक्टिविटी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल with no GNF5 and with GNF5। तो ये दिखा रहा है जब कोई इनहिबिटर नहीं है, ये दिखा रहा है जब इनहिबिटर होता है। रिसर्चर्स ने क्या कंक्लूड किया, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि GNF5 acts as an inhibitor of the enzyme and it is a competitive inhibitor। यूज फिगर 3.2 अगेन, मतलब आप वैल्यूज कोट कर सकते हो टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर दीज कंक्लूजंस। 3 मार्क का सवाल है, तो बताओ सोच के।
अगर हम जो ये ग्राफ है उसमें देखें तो जो मतलब बगैर डॉटेड वाली लाइंस है वो उसमें एटीपी की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। इसका मतलब ये है कि वो आसानी के साथ एक तरीके से बाइंड कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ। और एटीपी की एक सेकेंड, आप कह रहे हो एटीपी की कंसेंट्रेशन कम है? एटीपी, अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो कि फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी उसमें कम एटीपी लगता है, ये कह रहे हो? जी। हाँ, फिर से कह रहे हो, राइट, ओके, वेरी गुड। इसके अलावा? और जैसी डॉटेड मतलब जो डॉटेड लाइन है मतलब जब GNF5 जो इनहिबिटर है वो जब आ जाता है तो उसको मतलब उसी जो जिस लाइन पे GNF5 नहीं था उसी लेवल की एक्टिविटी करने पे उसकी कंसंट्रेशन जो एटीपी एटीपी की वो ज़्यादा लगती है। बिल्कुल सही। तो ये, इससे अफिनिटी आप समझा सकते हो क्या, अफिनिटी के बारे में? या एक और वैल्यू थी जो हम यहाँ पे निकालते थे, क्या थी वो? Vmax। नहीं, वी मैक्स तो एक्टिविटी से रिलेटेड थी ना, वी मैक्स और हाफ वी मैक्स। हाफ वी मैक्स से एक और चीज निकालते थे, वो अफिनिटी से रिलेटेड था। तो आप कहते थे कि अगर ये वी मैक्स है तो ये हाफ वी मैक्स है, इस पे ये चीज क्या होती थी? के से मेरे ख्याल से हम लिखते थे। के एम, मिकलिस मेंटन कांस्टेंट। ये आपको बताती है अफिनिटी। अब जरा देखो, किसमें मिकलिस मेंटन कांस्टेंट ज्यादा है और किसमें कम है? डॉटेड लाइन में कम है और जो दोबारा देखो। डॉटेड लाइन में ज़्यादा है और जो सिंपल लाइन है उसमें कम है। डॉटेड लाइन में ज्यादा है, सिंपल लाइन में कम है। केएम क्या होता है? केएम ना बेसिकली, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, ये है क्या? ये बेसिकली वो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन है। कितना सबस्ट्रेट आपको चाहिए हाफ वी मैक्स तक पहुंचने के लिए? अब मुझे बताओ, अगर ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए हाफ वी मैक्स तक पहुंचने के लिए, इसका मतलब कि जो एंजाइम की अफिनिटी है सबस्ट्रेट के साथ वो ज्यादा है या कम है? कम है। कम है। और वो क्यों कम है? क्योंकि क्या यूज कर रहे हैं? इनहिबिटर। इनहिबिटर यूज कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपने ये लिख दी कि वो जो के एम वैल्यू है, ये के एम वैल्यू इज हायर विद द इनहिबिटर। और फिर इसी बात को आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो जो आपकी पूरी अफिनिटी वाली बात थी ना, या सॉरी, जो आपकी वो वाली बात थी, ज्यादा कंसेंट्रेशन लग रही है सेम एक्टिविटी के लिए, वो चीज अफिनिटी से एक्सप्लेन हो रही है। और अफिनिटी को कैसे एक्सप्लेन करें? के एम से। तो शुरू से आपने बात बोली कि पहले के एम, फिर अफिनिटी, फिर कंसेंट्रेशन। तो के एम वैल्यू इज हायर विद द इनहिबिटर, मीनिंग दैट TKR, जो आपका एंजाइम का नाम था, हैज अ लोअर अफिनिटी towards ATP when inhibitor is used। and again देखो, use figure point 2 का फ्रेज दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हम वैल्यूज को कोड कर सकते हैं ग्राफ में से? कर सकते। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अगर ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसे 70% में आ रहा है, सो अप्रोक्सीमेटली 5 अगर ये हो गया, तो ये 7 आप कह सकते हो माइक्रोमोल पर डीएम क्यूब है। या अगर, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है ना, हम ये कह सकते हैं कि एट हाफ वी मैक्स, क्योंकि एक मार्क आपको फ्री का मिलेगा अगर आप कोई वैल्यू निकाल के लिख दो अपने आंसर में। सो एट हाफ वी मैक्स विच इज 5 आर्बिट्रेरी यूनिट्स, जिसको AU कहते हैं। आर्बिट्रेरी यूनिट्स क्या होता है? जब कोई यूनिट नहीं होते ना किसी चीज के, तो हम लिख देते हैं आर्बिट्रेरी यूनिट। सो एट हाफ वी मैक्स देयर इज अ ग्रेटर KM रिक्वायर्ड विद इन लिमिट। अच्छा, कोई और चीज? दोनों के वी मैक्स के बारे में क्या ख्याल है? दोनों का Vmax सेम है। दोनों का Vmax सेम है, क्यों? क्योंकि आप कंपेटिटिव इनहिबिटर इस्तेमाल कर रहे हो। जब आप नॉन कंपेटिटिव यूज करते हो, Vmax सेम आता है। सोचो। नहीं। नहीं, मैं आपके सामने एक सिचुएशन बनाता हूँ। लेट सपोज आपके पास 5 एंजाइम, सही, एक में, एक ये क्या हो गया, ये पहला एंजाइम, अब कॉपी पेस्ट मारते हैं ना, 2, 3, 4, 5। Vmax का मतलब क्या है बाय द वे? इसका व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ Vmax?
एंजाइम की प्रोग्रेस। इन यू मीन रिएक्शन की प्रोग्रेस? जी। एंजाइम का भी ताल्लुक है वी मैक्स से। वी मैक्स, मैक्स का मतलब कि मैक्सिमम एक्टिविटी है सारे एंजाइम्स की। एंजाइम्स की मैक्सिमम एक्टिविटी तो तब होगी ना जब हर एंजाइम काम करने में लगा हुआ है, कोई भी एंजाइम ऐसे फारिग नहीं बैठा हुआ। हर एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट है, हर एंजाइम ने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, राइट? जी। सो Vmax is the point at which every enzyme is filled. अब अगर आप कंपेटिटिव इनहिबिटर लेते हो, अब मुझे बताओ, क्या एंजाइम का शेप चेंज होता है? क्या एक्टिव साइट का शेप चेंज होता है? नहीं। नहीं चेंज होता। इसका मतलब ऐसे हो सकता है ना कि सारे सबस्ट्रेट्स अटैच कर सकते हैं, किसी भी एंजाइम के साथ उसका शेप खराब नहीं हुआ। पांचों के पांचों एंजाइम्स अपने पूरे पोटेंशियल पे काम रखने की काबिलियत रखते हैं, मतलब कि Vmax इसमें ज्यादा आएगा। अब अगर सोचो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर हो जो कि एलोस्टेरिक साइट से अटैच करते हैं, इससे क्या होगा? एक्टिव साइट की शेप बदल जाएगी। अब एक्टिव साइट हो गया कुछ इस तरीके का, इसकी भी एक्टिव साइट की शेप बदल गई, ये हो गया कुछ इस तरीके का। अब क्या ये और ये एंजाइम किसी काम के हैं? नहीं। पहले Vmax बन रहा था 5 एंजाइम के साथ, अब बन रहा है 3 के साथ, तो क्या Vmax की वैल्यू कम हो जाएगी? हो जाएगी। तो इसीलिए नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर जब आप लेते हो तो Vmax सेम नहीं होता। कम्पेटिटिव इनहिबिटर जब आप लेते हो तो ये आप पता होगे कि Vmax सेम है। जब भी आपको ये एंजाइम का सवाल है ना ग्राफ रिलेटेड, आप डिफरेंट डिफरेंट जो आपने वैल्यूज क्वांटिटीज पढ़ी है ना उनको एक्सप्लेन करो। Km के बारे में बता दिया, Vmax के बारे में बता दिया, हाफ Vmax के बारे में बता दिया। एक और पॉइंट सोचो कोई। जरा ग्रेडियंट्स के बारे में मुझे बताओ। जब स्मॉलर कंसेंट्रेशन होती है एटीपी की, ग्रेडियंट की वैल्यू को देखो, और जब कंसेंट्रेशन बढ़ती है फिर ग्रेडियंट की वैल्यू को देखो। क्या ये ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है? स्टीपनेस को चेक करो। इंक्रीज कर रहा है। ग्रेडियंट क्या बता रहा था हमें? रेट ऑफ अफिनिटी। रिएक्शन बता रहा था ना। अफिनिटी, अफिनिटी टेक्निकली कह सकते हो, क्योंकि अफिनिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, लेकिन एक्चुअली में तो वो रेट बता रहा है ना रिएक्शन का, किस तरीके से रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि जब सबस्ट्रेट कम है तो रिएक्टिविटी कम है, या रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी कम है, और सबस्ट्रेट बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। अभी सिर्फ इसी ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को छोड़ दो। ऐसा क्यों? एक कंटेनर में बनाता हूँ और इस एग्जांपल से आपको पूरी चीज समझ आ जाएगी। इस कंटेनर के अंदर ये मैंने 5 GN5 के मॉलिक्यूल्स डाले हैं, 5 इनहिबिटर डाले हैं, और मैंने यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल डाले हैं। इस वक्त व्हाट डू यू थिंक, इन दो एंजाइम्स के अंदर किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अंदर जाने की? GNF5 या ATP? GNF5। बिल्कुल। अब GNF5 को मैं चेंज नहीं कर रहा, एटीपी की कंसेंट्रेशन को अब मैं बढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा एटीपी डाल दूंगा। अब मुझे बताओ किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सॉरी एंजाइम के अंदर जाने की एक्टिव साइट के? सबस्ट्रेट की। अफेक्ट के बारे में बताओ। GNF5 की क्वांटिटी सेम है, पहले और अब के मुकाबले में उसका अफेक्ट के साथ क्या हुआ? बढ़ गया उसका अफेक्ट या कम हो गया? GNF5 का इफेक्ट कम हो गया। एग्जैक्टली exactly. तभी तो अफेक्ट जब कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इसीलिए आप कह सकते हो एज द सबस्ट्रेट कंसेंट, या आप शुरू से बात कर सकते हो कि एट लो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशंस, यहाँ पे हमें मौका मिल गया किसी वैल्यू को लिखने का, तो आप एट लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस एग्जाम्पल लेके आप लिख सकते हो 0.1 to 1 माइक्रो मोल पर DM³ GNF5 has a greater effect। अब क्योंकि इसका इफेक्ट ग्रेटर होता है, hence a lower rate of reaction। However,
as the substrate concentration increases, the effect of GNF5 decreases. Right? Good to go. आगे बढ़े. जी All right. अब सवाल जरा पढ़ो. A mutation of the gene coding for TKR. TKR तो एक एंजाइम है ना. All enzymes are proteins. मतलब कि एक जीन कोड कर रहा होगा इस एंजाइम के लिए. इस जीन में म्यूटेशन हो जाती है. So a mutation of the gene coding for TKR results in changes to the enzyme component of TKR. इसका शेप बदल गया. इस सबस्ट्रेट का शेप तो अभी भी वही है ना. एटीपी का शेप वही रहेगा. वो एंजाइम का शेप भी वही रहेगा. एक्टिव साइट का शेप बदल गया. ओके. दिस ऑल्टर्ड फॉर्म, ये जो चेंज हो गया जीन जिसकी वजह से आपके एंजाइम का शेप भी चेंज हो गया. दिस ऑल्टर्ड फॉर्म और चेंज्ड फॉर्म ऑफ टीकेआर इज नोन एज 3T15N. मतलब कि क्या हम कह सकते हैं कि ये वो नॉर्मल प्रोटीन है और ये वो म्यूटेटेड वर्जन वाला प्रोटीन है. जी राइट. नाउ द इफेक्ट ऑफ GNF5, दोबारा से इनहिबिटर में लिया है, on the activity of T315L was also investigated. The results of this investigation are shown in figure 1.3. जब आप कोई GNF5 नहीं दे रहे थे वर्सेस जब आप GNF5 दे रहे थे. यूज फिगर 3.2 एंड 3.3, तो ये वाला फिगर भी और ये वाला भी, ऊपर वाला जो हमने यूज किया था पहले, टू स्टेट सिंपल फ्रेज. एक फ्रेज बहुत छोटा आंसर होगा, स्टेट का वर्ड यूज हुआ है. कमांड वर्ड है नहीं आपका. टू स्टेट हाउ द एक्टिविटी ऑफ T315L डिफर्स फ्रॉम आपका ओरिजिनल प्रोटीन व्हेन नो GNF5 इज प्रेजेंट. मतलब कि आप इस ग्राफ को देखोगे और फिर इस ग्राफ को देखोगे, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है. थ्री जो 3.2 वाली फिगर है उस पे ग्राफ ज़्यादा स्टीपर है एज कम्पेयर टू 3.3। अब मतलब ग्रेडियंट ज्यादा स्टीपर है. जी ओके. अच्छा. एंड एनीथिंग एल्स. अच्छा ये एक जो एक मिनट रुको. हाँ हाँ बताओ बताओ. जो 3.2 का स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेरे ख्याल से 3 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा तो फिगर 3.2 का स्टार्टिंग, अच्छा एक्टिविटी की आप बात कर रहे है। जी हो. एक्टिविटी 2 से शुरू हो रही है, एक्टिविटी यहाँ पे 0 से शुरू हो रही है. पहले तो आपकी ग्रेडियंट वाली बात पे आता है. यहाँ का और यहाँ का ग्रेडियंट तो छोड़ दो ना. आप जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हो तो आप दोनों सेम चीजों को उठाते हो ना. तो आप यहाँ भी मैक्सिमम ग्रेडियंट देखोगे, यहाँ भी मैक्सिमम ग्रेडियंट देखोगे. क्या यहाँ पे कोई तरीका है ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने का. मतलब कि क्या आप अश्योरिटी से कह सकते हो कि ग्रेडियंट 3.2 में ज्यादा है और 3.3 में कम है. नहीं ना. नहीं अश्योरिटी से तो आप नहीं कह सकोगे. इसका मतलब कि चांस फिर क्यों लेना है हमें. जब हम अश्योरिटी से नहीं कह सकते तो कुछ और चीज देख लेते हैं. ग्रेडियंट शायद हो और आप ये लिख भी सकते हो, लेकिन क्योंकि आप श्योर नहीं हो ना, और आप कैलकुलेट करने का कोई तरीका भी नहीं है, वैल्यूज इतनी ज्यादा हमें एक्स एक्सिस पे दी नहीं है कि हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा लें. सो यू विल नॉट रियली बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूजिंग द ग्रेडियंट वाला पॉइंट. अच्छा. अगला आपने कहा कि यहाँ पे शुरू होता है 2 से और यहाँ पे शुरू होता है 0 से. बिल्कुल सही है. तो क्या इसका मतलब आप ऐसे इसको लिख सकते हो कि 0.1 पर, अगर फिगर 3.3 में ये जो T315L है, 0.1 कंसेंट्रेशन है जब एटीपी की, माइक्रो मोल पर डीएम क्यूब, तो जीरो एक्टिविटी. लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी है. यही पॉइंट आप कहना चाह रहे थे. जी तो आप ये बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट हम पक्का कह सकते हैं कि ये तो सामने दिख रहा है ना, इसमें तो कुछ शक व शुबात वाली बात ही नहीं है. सो आप कह सकते हो व्हेन T315L इज यूज्ड एट, इस यूनिट को बिल्कुल सही से लिखना, 0.1 माइक्रो मोल पर डीएम क्यूब, देयर इज नो एंजाइम एक्टिविटी. अब ऐसा तो कुछ नहीं था, यूज फिगर 3.2 टू शो दिस टू शो दैट. सो यू आर नॉट रियली कोटिंग वैल्यूज ऑन द ग्राफ. प्लस स्टेट है. स्टेट का मतलब क्या, आंसर सिंपल होगा. 1 मार्क का सवाल है.
अब वापस से स्टेट 2 मार्क का। हाउ द इफेक्ट ऑफ GNF5 ऑन T3 fibril डिफर्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ GNF5 ऑन TKR। मतलब पहले आप बगैर GNF5 वाले ग्राफ्स को कंपेयर कर रहे थे, अब आप इनहिबिटर के साथ वाले ग्राफ्स को कंपेयर करोगे। तो अब जरा बताओ, यहाँ पे जरा Vmax इसका देखो, क्या मैच हो रहा है, और यहाँ पे क्या मैच हो रहा है। नहीं। इससे आपको क्या पता चल रहा 3.2 में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, है। और 3.3 में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं है। बेहतरीन, बिल्कुल सही। सिंपल 2 मार्क हमारे आ गए। पहला हमने एक्सप्लेन किया कि द एंजाइम एक्टिविटी, इसे कहते हैं इन्फरेंस। आपने इन्फर किया कि अच्छा ये है तो ये होगा। ये इन्फरेंस वाली स्किल जो है ना, ये बहुत जरूरी है एग्जाम। सो द एंजाइम एक्टिविटी डज नॉट रीच Vmax एज द, या आप कह सकते हो इट डज नॉट रीच द सेम Vmax वैल्यू as when no GNF5, क्या हो गया, एज when no, हाँ, GNF5 was used। और ये बताओ, क्या ये हम TKR की बात करें या T315L की, कि हम ये मैच नहीं हो रहा। TKR से 3T315L को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करें, हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल। सो अभी हम T315L की बात कर रहे थे। हाउएवर इन TKR the V maxes, मतलब दोनों के V max विद इनहिबिटर विदाउट इनहिबिटर आर द सेम। और अब हमारा दूसरा पॉइंट जो कि बिल्कुल सही है, which shows that when GNF5 is used with TKR, जब ये TKR के साथ यूज हो रहा होता है, उस वक्त GNF5 acts as a competitive inhibitor। और versus we are, whereas when used with T315L, it acts as non-competitive inhibitor। ऑल right। अच्छा जी, अब पार्ट 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4, सॉरी। एडिपोसाइट्स, अजीब सी चीजें हमने नहीं पढ़ा। एडिपोसाइट्स आर सेल्स which are found in the adipose tissue in the mammals। ये सेल्स क्या करते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड को अब्सॉर्ब करते हैं, ताकि वहां से वो ट्रिग्लिसराइड्स बना सकें, जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के तौर पे काम करती हैं। फिगर 4.1a shows a glycerol molecule and 3 fatty acids। तो ये 3 फैटी एसिड्स मिले हुए हैं आपको, और ये ग्लिसरॉल मिला हुआ है। फिगर 4.1b shows the triglyceride molecule formed from these components। बेसिकली ये आपको अलग अलग दिखाया हुआ है, और ज्वाइन होते साथ ये इस तरीके के दिखते हैं। इसलिए हमें प्लस साइन लगाया हुआ है कि अभी ये जुड़े नहीं है। State the name of the bonds that form between glycerol fatty acid। एस्टर बॉन्ड। Ester bonds, बिल्कुल सही। अब when a bond forms between a glycerol and a fatty acid, water is produced। उस रिएक्शन को क्या नाम कहते हैं जिसमें वाटर बनता है। कंडेंसेशन रिएक्शन। और उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं जिसमें वाटर यूज होता है। हाइड्रोलिसिस। बिल्कुल सही। यहाँ पे प्रोडक्ट है तो कंडेंसेशन, किसी दूसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा तो आपको पता है हाइड्रोलिसिस। डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन एक्स वाई जेड वाले फैटी एसिड। क्या आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं इन 3 फैटी एसिड्स में। किसी भी दो को कंपेयर कर सकते हो आप अपने पॉइंट्स में। एक्स वाले में किंक्स ज़्यादा है कंपेयर टू कंपेयर टू वाई और जेड में। जेड में कोई किंग्स है। जेड में तो है ही नहीं। जेड में तो है ही नहीं, बिल्कुल। सो सबसे पहला पॉइंट आपने ये बिल्कुल सही कहा। द अच्छा, बाय द वे, फैटी एसिड में हम ये कहते हैं ना, फैटी एसिड का ऊपर वाला पार्ट इज द हेड ऑफ द फैटी एसिड एंड दिस इज द टेल ऑफ द फैटी एसिड। जी। राइट, लेकिन जब ट्रिग्लिसराइड बन जाते हैं ना, फिर फैटी एसिड का हेड नहीं होता। फिर एक सेकंड, ये क्या हो गया, शायद कोई दरवाजे पे आया, सॉरी, जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकंड।
राइट। अच्छा सॉरी। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, जब आप नॉर्मली सिर्फ सेपरेट फैटी एसिड को देखते हो ना, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। लेकिन जब फैटी एसिड ट्रिग्लिसराइड में होता है, तो फिर ये ट्रिग्लिसराइड का हेड हो जाता है, और ये पूरा फैटी एसिड पूरा का पूरा टेल बन जाता है। फिर देर इज नथिंग एज फैटी एसिड हेड। फैटी एसिड हेड कुछ नहीं होता, पूरा फैटी एसिड ही टेल होता है। मेक सेंस? जी। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही वाला पॉइंट कहा कि इन एक्स द फैटी एसिड टेल हैज मोर किंग्स। नंबर बता सकते हो कितने किंग्स हैं? एक्स में 3 किंग्स हैं और वाई में 1 किंग है। बिल्कुल, सो हैज मोर किंग्स। और ये किंग्स क्यों है बाय द वे? बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड्स। double bonds. So it has more kings due to the carbon carbon double bonds. तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट में 3 लिख दिया। whereas y has one king only and z has none. अच्छा, z का पॉइंट इतना जरूरी नहीं है, हमने खैर लिख दिया। अच्छा, और 3 मार्क का है। अब कोई और पॉइंट? ये जो z में कोई किंग नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ऐसे एक और पॉइंट निकलता है। जेड जो है वो सैचुरेटेड है। एग्जैक्टली, जेड इज सैचुरेटेड, एंड जो बाकी दो है वो क्या है? अनसैचुरेटेड। एग्जैक्टली, एक्स एंड वाई आर अनसैचुरेटेड। अच्छा, अनसैचुरेटेड में भी वाई क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड? मोनो अनसैचुरेटेड। मोनो का मतलब होता है वन, हमने ये फैटी एसिड पढ़ते हुए देखा था। और एक्स क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड। बिल्कुल सही, पॉली का मतलब होता है मैनी। तो अनसैचुरेटेड का वर्ड कहाँ से आया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तभी हम कहते थे ना एल्कीन्स आर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो एक्स इज पॉली अनसैचुरेटेड, जबकि वाई इज मोनो अनसैचुरेटेड। कोई और पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है हम अपार्ट फ्रॉम इसमें दिस? टेल की लेंथ के बारे में लिख सकते हैं कि वाई की लेंथ ज़्यादा है, जेड की लेंथ कम है टेल की। एग्जैक्टली, आई वाज होपिंग यू वुड से दैट। करेक्ट, वाई की सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद एक्स की है, उसके बाद जेड की। तो आप कह सकते हो वाई इज लॉन्गेस्ट एंड देन जेड इज शॉर्टेस्ट। तो y has longest length। ये तो सबसे वाजे चीज हमें दिखती है ना, डबल बॉन्ड तो बाद में लिखते हैं। एंड z has the shortest tail length। ये तो खैर में 4 पॉइंट लिखती है, 3 मार्क का था, बट इट्स फाइन। स्टेट रीजन, स्टेट, सिंपल सवाल। Why triglycerides are hydrophobic? नॉन पोलर ये होते ये पूरे मॉलिक्यूल में वो कौन सी चीज है which makes triglyceride non-polar? टेल। द टेल, बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं फैटी एसिड टेल्स ही, फैटी एसिड ही टेल है ट्रिग्लिसराइड में, जो कि नॉन पोलर है। जी। राइट, तो पहला पॉइंट, द फैटी एसिड टेल्स आर नॉन पोलर। और जब कोई चीज नॉन पोलर होती है, उसका असर क्या पड़ता है? मतलब एकदम से वो हाइड्रोफोबिक क्यों हो गई? मतलब वो किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, किसी चीज़ को डिसॉल्व या डिसॉल्व नहीं हो पाता। तो मतलब क्या हम कह सकते हैं कि ट्रिग्लिसराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जी। राइट। एंड आप कहते हैं किसी चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाता, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो जो किसी चीज है वो वाटर ही है। वाटर के साथ क्या नहीं कर पाता ये? कुछ फॉर्म कर सकता था ये, इफ इट वाज नॉट हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल, किसी भी चीज को डिसॉल्व होने देने के लिए उस चीज को पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने जरूरी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बन रहे, इट मींस दैट इट्स नॉट एबल टू डिसॉल्व इन वाटर। सो इनसॉल्युबल का मतलब ही, जो एक्चुअल डेफिनेशन है इनसॉल्युबिलिटी की, वो यही है कि इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर। अच्छा जी, एक्सप्लेन व्हाई explain why triglycerides are not suitable as a component of cell surface membrane। फॉस्फोलिपिड क्यों यूज करते हैं एज आर लिपिड मॉलिक्यूल, ट्रिग्लिसराइड क्यों नहीं यूज करते सेल मेम्ब्रेन में?
क्योंकि सबसे पहले ट्रिग्लिसराइड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे किसी चीज से। इंटरैक्ट नहीं कर तो, लेकिन एक बात बताओ, फॉस्फोलिपिड में भी तो वो जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, तो फिर ये कैसे इंटरैक्ट कर पाता है? फॉस्फोलिपिड हेड की वजह से। फॉस्फोलिपिड हेड की वजह से, फॉस्फेट हेड की वजह से, ये हाइड्रोफिलिक है। क्या ट्रिग्लिसराइड में कोई ऐसा हाइड्रोफिलिक पार्ट है? नहीं। नहीं, तो मसला इसका हाइड्रोफोबिक होना नहीं है। हाइड्रोफोबिक तो फॉस्फोलिपिड का एक हिस्सा भी है। मसला इसका है पूरा हाइड्रोफोबिक होना। इन अदर वर्ड्स, ट्रिग्लिसराइड्स हैव नो, सॉरी, पूरा हाइड्रोफोबिक होना। ट्रिग्लिसराइड्स हैव नो हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब आप लिख सकते हो हाइड्रोफिलिक पार्ट या हाइड्रोफिलिक हेड, अगर आपके दिमाग में फॉस्फोलिपिड चल रहा है तो। सो नो हाइड्रोफिलिक पार्ट या हेड जो कि क्या कर सके, किसके साथ इंटरैक्ट कर सके? वाटर के साथ। एग्जैक्टली, टू इंटरैक्ट विथ वाटर। और इंटरैक्शन विद वाटर का मतलब क्या था, अभी हमने ऊपर लिखा था? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बिल्कुल। So if it does not, if it does not have a hydrophilic part, it's not able to interact with water, aka it's not able to form hydrogen bonds with water. So ये solubility का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाना, इंटरैक्ट करने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाना। एक ये चीज हमने समझ ली। इट्स जस्ट लाइक एक ही पॉइंट के अराउंड हम घूम रहे हैं और हमें मार्क्स मिलते जा रहे हैं। सो नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। राइट, तो ये हमारे दो यहाँ पे पॉइंट्स और मार्क्स बन गए। अच्छा, क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। इन्फेक्शियस डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड आर ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबल का मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकते हैं, इसलिए ट्रांसमिट का वर्ड यूज किया गया। सो कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड बंदा टू अनइन्फेक्टेड बंदा। एक्सप्लेन व्हाट इज, सवाल ही नहीं पढ़ा। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ट्रांसमिसिबल। अब मैं सवाल पढ़ा, सॉरी। तो ट्रांसमिसिबल का अब तो हमने लिख लिया आंसर, कि इट मींस दैट द पैथोजन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड। मुझे पता होता ये सवाल है तो मैं लिखता ही नहीं डेफिनेशन। फिर इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अनइन्फेक्टेड पर्सन। कोई बात नहीं। अच्छा, पार्ट 2, विब्रियो कॉलेरे। क्या इसका हमने नाम पढ़ा हुआ है कहीं पे? जी। ये कौन से किंगडम का? वायरस। ड्रैगन। बैक्टीरिया। well, इसलिए विब्रियो कॉलेरा इज द बैक्टीरियम दैट कॉजेस कॉलेरा। फिगर 5 पॉइंट में से ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ विब्रियो कॉलेरा, ये उसका फ्लैजेलम दिखाया हुआ है। हमने पढ़ा था ना, फ्लैजेलम कभी कभार बैक्टीरिया में होता है, कभी कभार नहीं भी होता है। दिस वाज वन ऑफ दो स्ट्रक्चर्स व्हिच आर समटाइम्स प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट नहीं होते बैक्टीरिया के अंदर। A student wanted to know about the actual length of the flagellum. State the information that is needed to know so that the student can calculate the actual length of flagellum. इसके पास सिर्फ अभी पिक्चर दी हुई है उसको, कैसे एक्चुअल लेंथ निकालेगा? P3 का सवाल है ये। जो मैग्निफिकेशन होगी उसको वो पता चल होनी चाहिए, और इमेज साइज। बिल्कुल सही, मैग्निफिकेशन ऑफ दी, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है ना, मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है। सो मैग्निफिकेशन, फिर भी आप माइक्रोग्राफ का ही वर्ड यूज करोगे। मैग्निफिकेशन ऑफ द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, उसको पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही। सो दिस शुड बी नोन। फिर उसी के साथ साथ यू आर राइट, इमेज लेंथ शुड आल्सो बी नोन। अच्छा, इसको यूज करके इमेज एक्चुअल साइज कैसे निकालेगा वो? फॉर्मूला क्या था? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज साइज अपॉन एक्चुअल साइज।
And now make actual size the subject. Actual size is equals to image size upon magnification. Exactly. So make sure you include this formula as well. अच्छा, टेबल 5.1 आपको डेटा दिखाता है ऑन लार्ज आउटब्रेक्स ऑफ कॉलेरा। कहाँ कहाँ कॉलेरा बहुत ज्यादा फैल गया था इन 7 कंट्रीज इन 2019। अच्छा, वर्ल्ड कप भी हुआ था उसमें। द केस फर्टिलिटी रेट, अच्छा सीरियस बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ केसेस हुए ना कॉलेरा में से, उसमें कितने केसेस रिजल्ट हुए डेथ में। तो वो फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ। ये हम कहते हैं ना, एक किसी की कंडीशन बहुत फेटल है मतलब जानलेवा है, तो 55 को डिवाइड किया होगा 1307 से, मल्टीप्लाई किया होगा 100 से, ऐसे निकालो ने केस फर्टिलिटी रेट। This is the number of deaths as a percentage of the number of cases. Complete table 5.1 by calculating the case fertility rate. Simple maths का सवाल है, क्या होगा इसका आंसर? कैलकुलेटर आपको अलाउड है यूज करना एग्जाम में। मतलब कि वो मैथ्स P1 की तरह नहीं है कि नॉन कैलकुलेटर है। और नोटिस करो यहाँ पे हर आंसर एक डेसिमल प्लेस में दिया गया। सो जैसे आप P3 में भी करते थे, कीप योर आंसर कंसिस्टेंट, ये भी मुझे बताओ 1 DP में, 1 डेसिमल प्लेस में। क्या आंसर आ रहा है इसका? जल्दी जल्दी बताओ, कैलकुलेटर में इनपुट करना है। आप कैलकुलेटर लेने गए हो शायद। हाँ। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं मोबाइल में कर रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। अच्छा तो मैं कर लेता हूँ, मसला नहीं है। आपको कैलकुलेटर तो ऑब्वियसली यूज करना आएगा ना, तो 3767 डिवाइडेड बाय 2260 495, और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ रहा है 0.1666। इसको 2 डेसिमल प्लेस में राउंड करेंगे तो क्या होगा आंसर? 0.2। बिल्कुल सर, 0.2%। अच्छा, free 1 mark. Suggest why large outbreaks of cholera occurred in the countries listed in table 5.1। तो वो पूछ रहा है कि बहुत ज्यादा कोलेरा के बड़े आउटब्रेक्स हुए थे इन सारे कंट्रीज में, लेकिन बहुत कम केसेस हुए थे बाकी दूसरे शहर में, बाकी दूसरे मुल्क में। ऐसा क्यों? हाँ, इस जो ये वाली जिसमें ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज हुए उधर कंटेमिनेटेड वाटर होता होगा। कंटेमिनेटेड वाटर होता होगा, बिल्कुल। सो इन दीज कंट्रीज, या आप कह सकते हो इन द कंट्रीज वेयर देयर वर लार्ज कॉलेरा आउटब्रेक्स। थोड़ा सा अपने पॉइंट को पॉलिश करके थोड़ा बेहतर लिखते हैं, कि बस ऐसे हम लिख सकते हैं कि कंटामिनेटेड वाटर होगा, हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, इन दोस कंट्रीज वेयर देयर वर लार्ज कॉलेरा आउटब्रेक्स देयर वाज अ लैक ऑफ अनकंटामिनेटेड वाटर। एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग। अच्छा, और कोई और पॉइंट सोचो। लैक ऑफ वैक्सीनेशंस। लैक ऑफ वैक्सीनेशंस, वैक्सीनेशंस कोई होती है कॉलेरा के लिए? हम्म, बिल्कुल होती है, बैक्टीरिया है राइट। बैक्टीरिया के लिए तो वैक्सीनेशन होती है, एंटीबायोटिक्स, तो आप एंटीबायोटिक्स को डाल सकते हो वैक्सीन के अंदर, बिल्कुल। लैक ऑफ वैक्सीनेशंस, ओके। एंड 5 मार्क का है, सिर्फ सोचो। इसको आप ऐसे लो, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है ना, उसका सवाल है, जो उसका जियो पॉलिटिक्स का सवाल है। और कुछ? लैक ऑफ ज्यादा हाइजीन। तो
लैक ऑफ हाइजीन, बिल्कुल सही, हाइजीन की कमी होती है तो फिर बहुत ज्यादा होता है ट्रांसमिशन का चांस ऑफ दिस विब्रियो कॉलर। ओके एंड अच्छा, तो पर्सनल हाइजीन। हम किसी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात कर सकते हैं, मतलब कि वो पुअर है या। बिल्कुल परफेक्ट, वो पुअर, बिल्कुल पॉवर्टी। तो जब पॉवर्टी होती है तभी तो फिर घर अच्छे नहीं बनते, सैनिटेशन नहीं होता, पानी गंदा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, पॉवर्टी होती है। तो बस इसको जीपी के लिहाज से सोचो। अच्छा, और कोई पॉइंट? लैक ऑफ नॉलेज या एजुकेशन। लैक ऑफ नॉलेज या एजुकेशन। बिल्कुल। अच्छा, किस चीज के रिलेटेड एजुकेशन? मतलब कि ऐसी एजुकेशन की ये फैलता है इस चीज की कि लोगों को पता नहीं है कि ये कैसे फैलता है, या लोगों को ये नहीं पता कि ट्रीटमेंट कैसे करनी है, या दोनों? दोनों। बिल्कुल, लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेज टू प्रिवेंट। अब जब किसी को पता ही नहीं है कि कॉलेरा फैलता है कंटेमिनेटेड वाटर से, तो उसको तो कोई मसला ही नहीं है, वो यूज करता रहेगा, क्योंकि उसको उसका रिस्क नहीं पता ना उसके पीछे। जब रिस्क हम बताएंगे तब वो कहेगा ओके अब से मैं नहीं यूज करूंगा, मैं कुछ और अपना काम निकालूंगा। सो लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट वेज इन विच द ट्रांसमिशन ऑफ कॉलेरा कैन बी प्रिवेंटेड। या तो आप ये भी कह सकते हो कि एजुकेशन जो हमने कहा कि लैकिंग इसमें भी है अबाउट ट्रीटमेंट्स। किसी को अगर कॉलेरा हो जाए उसको पता ही नहीं है कि अब क्या करना है इसके बाद, बस हो गया। तो ट्रीटमेंट्स की भी लैक ऑफ एजुकेशन है। अच्छा, को ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन्स, ये हमने कहा पढ़ा था, एक साथ दो मॉलिक्यूल को लेके जाते हैं। मैं कोई ट्रांसपोर्टिंग हिंट प्लांट। देता हूँ। बिल्कुल, यही मेरा हिंट था, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। ये हमने फ्लोएम टिश्यू कंपेनियन सेल वाले टॉपिक में पढ़ा था। एग्जैक्टली exactly। तो अब ये सेंटेंस भी देखना इसी में end होगा, को ट्रांस, क्योंकि एक ही जगह पे को ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन्स आपके सिलेबस में। दीज आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, देखा, फाउंड इन कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, इज द मॉलिक्यूल इन द सेल्स। सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल है एमआरएनए, हमें पता है, दैट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द डीएनए दैट कोड्स फॉर द को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स टू द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म। फालतू का ओवर कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ना सेंटेंस को, तो ये कह रहा है कि जब आप उस डीएनए के सेक्शन की, जैसे जीन कहते हैं, जो जीन इस को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के लिए कोड करता है ना, जब आप उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो क्या उससे एमआरएनए बनता है? बनता है। जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में एमआरएनए प्रोड्यूस होता है, और फिर उस एमआरएनए का पूरा वो एक्सॉन्स रिमूव होते हैं, इंट्रॉन्स ज्वाइन होते हैं, उससे बनता है फंक्शनल एमआरएनए। ऐसा एमआरएनए जो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये एमआरएनए न्यूक्लियस से निकलेगा और राइबोसोम में चला जाएगा। इतना सा करेगा, न्यूक्लियस से निकलेगा, राइबोसोम में जाएगा। ये पूरी चीज ये लिखी हुई है। इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट कोड्स फॉर कोड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम नहीं लिखा, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लिखा, क्योंकि शायद कोई सवाल आ सकता है बताने का कि अच्छा ये साइट कौन सी है, तो हमें पता है ये राइबोसोम है। Complete table 6.1 to compare the structure of a molecule of mRNA with DNA। mRNA में कौन से बेसिस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के? एडेनिन, हम्म। गुआनिन, हम्म, साइटोसिन और यूरेसिल। बिल्कुल सही। और डीएनए में? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। बिल्कुल सही, इट्स एग्जैक्ट सेम एज दिस। इट्स जस्ट यूरासिल की जगह थाइमिन का वर्ड हम इंक्लूड कर देंगे। कितने पेंटोज शुगर्स होते हैं एमआरएनए के अंदर? सॉरी, नाम, नंबर थोड़ी, एक ही होता है नेम। राइबोज शुगर। और डीएनए? डीऑक्सी राइबोज। बिल्कुल सही, परफेक्ट। तभी तो ये डी का मतलब यही था, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डी ऑक्सी राइबोस, परफेक्ट। अच्छा, कितने स्ट्रैंड्स होते हैं एमआरएनए में और डीएनए में? एमआरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है और डीएनए में डबल होता है।
अच्छा, यहाँ पे ना आप अगर सिंगल का वर्ड लिखोगे ना और डबल का वर्ड लिखोगे तो वो उसको गलत मानेंगे, लेकिन अगर आप 1 और 2 लिखोगे ना तो वो सही मानेंगे। अब ऐसा क्यों? ये तो इतनी छोटी सी चीज है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा ही नंबर है। अगर आप नंबर का आंसर वर्ड में दोगे तो वो तो गलत होगा ना। सो अगर नाम पूछा है तो नाम, लेकिन अगर नंबर पूछा है तो क्वांटिटेटिव जवाब देंगे, नंबर्स के फॉर्म में जवाब देंगे। सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट। इतनी छोटी सी मिस्टेक, हर बच्चे को लगता है कि एमआरएनए में सिंगल स्ट्रैंड ही तो होता है, सिंगल लेके आएंगे और ये मार्क उनका फजूल का कट हो जाएगा। फ्री मार्क्स हैं ये तीन, तो प्लीज रिमेंबर। अच्छा जी, Figure 6.1 shows the events that occur in the nucleus of a companion cell in the phloem tissue to synthesize mRNA के molecules। वो बता रहा है कि ये वो सारी चीजें हैं जो होती हैं कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस में, कंपेनियन सेल फ्लोएम टिश्यू में। कब? जब हमें एमआरएनए को बनाना होता है, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन वाली चीज बता रहे हैं। व्हाट इज स्टेज 1? डीएनए से ये नॉन फंक्शनल एमआरएनए बनाना। अभी हम कब से नाम ले रहे हैं इसका? ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल। अच्छा, तो ये आ गया ट्रांसक्रिप्शन। अब मुझे बताओ व्हाट हैपेंस एट स्टेज 2? एक नॉन फंक्शनल एमआरएनए से आप फंक्शनल एमआरएनए में गए हो। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एट स्टेज 2 टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल। इसमें कोडॉन्स के बारे में बताएंगे हम। एग्जैक्टली exactly, कौन से कोडॉन्स को हटाते हैं, किसको रखते हैं, बस यही बताना है। तो कौन से दो कोडॉन्स के टाइप्स थे, नाम हमने पढ़े थे? इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। बिल्कुल सही। किसको हटाते हैं, किसको रखते हैं? इंट्रॉन्स को हटाते थे और एक्सॉन्स को लगाते थे। Exactly. Removal of introns and then the exons are joined together. अच्छा, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, जरा इसको देखना। नेबरिंग exons are joined together। अब ऐसा क्यों? इस बात को जरा समझते हैं। और ये चीज आपको पता भी होगी, बस री एनफोर्स कर रहे हैं कंसेप्ट को। देखो, ये आपका एमआरएनए है। एमआरएनए के अंदर सपोज करो ये एक एक्सॉन है, इसको ई लिख दिया, छोटे उससे लिखते हैं। ये ई आ गया, ये भी ई आ गया, ये इंट्रॉन आ गया, ये इंट्रॉन आ गया, ये एक्सॉन आ गया, ये एक्सॉन आ गया। अब जब ये दो इंट्रॉन्स को आप हटाओगे, वही मैग्नेट वाली बात, रिमेंबर, अगर आप सारे मैग्नेट्स को ऐसे रखोगे और दो मैग्नेट को हटा दोगे तो ये बचे हुए दो आपस में आके चिपक जाएंगे। यहाँ पे स्टिकिंग का प्रोसेस चिपकने का नहीं होता, मैग्नेट नहीं है। लेकिन जब आप इंट्रॉन्स को हटाओगे तो क्या नेबरिंग एक्सॉन्स ज्वाइन नहीं करते आपस में? इंट्रॉन्स के जो नेबर में एक्सॉन्स होते हैं, नेबरिंग एक्सॉन्स ज्वाइन करते हैं विद ईच अदर, राइट? जी। तो इट्स नॉट ये एक्सॉन और ये एक्सॉन ज्वाइन करे, इंट्रॉन के नेबर में जो एक्सॉन्स थे वो आपस में ज्वाइन करेंगे, इसलिए नेबरिंग का वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। अब को ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स वो प्रोटीन है, तभी ऊपर भी हम इन्हें को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स कह रहे थे। तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है ऑफ कोर्स, जो कंपेनियन सेल में बनते हैं। फिगर 6.2 आपको ये दिखा रहा है कि क्या होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। टू अ टीआरएनए मॉलिक्यूल, ट्रांसफर आने को हम टीआरएनए कहते हैं ना, जो राइबोसोम्स में प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जी। जिसके ऊपर एंटी कोडॉन लगा होता है, अपना अमाइनो एसिड लाता है राइबोसोम के अंदर, वो टीआरएनए को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। It shows what happens in the cytoplasm of a companion cell to a tRNA before the co-transporter proteins can be produced। So जरा देखो, ये tRNA है, ये इसका एंटी कोडॉन है, अभी भी एंटी कोडॉन वही है, ये एक चीज ऐड हो गई है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? कार्बन, हाइड्रोजन, आर ग्रुप, NH3, COOH, NH2 सॉरी। अमाइनो एसिड। बिल्कुल। इस अमाइनो एसिड के साथ देखो हुआ क्या है। अमाइनो एसिड का अगर हम नॉर्मली स्ट्रक्चर देखें ना तो वो इस तरीके का है। नीचे हाइड्रोजन, ऊपर आर ग्रुप, यहाँ पे COOH और यहाँ पे NH2। अब जरा नोटिस करो हुआ क्या है। COOH में से हमने OH निकाला,
तो क्या ये COO माइनस बन गया, क्योंकि ये O और H का बॉन्ड टूटेगा कैसे, हेटेरोलिटिक फिशन से। जी। तो ये COO माइनस हो गया। अब ये हाइड्रोजन आयन ऐसे ही घूम रहा है। अमोनिया कहता है, सॉरी, ये नाइट्रोजन कहता है कि मेरे पास तो एक बैलेंस, सॉरी, मेरे पास तो एक लोन पेयर है ना, मैंने तो 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक लोन पेयर है, तो आओ मैं तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बनाती हूँ। तो वैसे बॉन्ड बना लेगा। तो क्या आप इसे NH3+ कहेंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन ने कोटेटिव बॉन्ड बनाया। जी। तो बेसिकली प्रोटॉन की ट्रांसफर हुई। ये आप A2 में ना इसको पढ़ोगे एज ज्विटर आयन, ये अभी जानने की जरूरत नहीं है। A2 के बिल्कुल केमिस्ट्री में आखिरी पार्ट में ज्विटर आयन का कंसेप्ट पढ़ोगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स वो नहीं आएगा। अच्छा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द ट्रांसफर एनएनए, आपको बस सिंपल सिंपल इसका रोल बताना है इन द सिंथेसिस ऑफ अ को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, सिंपल। तो जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही होती है उसमें इसका क्या काम होता है, टीआरएनए का। एंटी कोडॉन्स को अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड करते हैं। एंटीकोडॉन को अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड करते हैं, अमाइनो एसिड तो ऊपर है और एंटीकोडॉन तो नीचे है, राइट। एंटीकोडॉन कोडॉन के साथ बाइंड नहीं करता। जरा जी। देखो, एक एग्जांपल बनाते हैं यहाँ पे। ये मैं जो बना रहा हूँ ना यहाँ पे, लेट्स सपोज ये आपका mRNA है, ये आपका लेट्स से आ गया ACG। अब mRNA में T तो नहीं होता ना, तो UACG बस एक रैंडम फंक्शनल वाला mRNA स्ट्रैंड, मतलब ये एक्सॉन्स हटा दिए, इंट्रॉन लगा दिए, ये सारा होने के बाद, सॉरी, इंट्रॉन हटा दिए, एक्सॉन ज्वाइन कर दिए, सब होने के बाद में ये mRNA का स्ट्रैंड बना रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद GGC। अब जरा देखो होगा क्या। mRNA के अंदर कोडॉन्स होते हैं। एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड बेसेस आते हैं। 4। 4, आई श्योर। 3। 3 आते हैं, रिमेंबर DNA के अंदर तो ट्रिपलेट्स था ना, और ट्रिपलेट इज द सेम एज अ कोडॉन। ट्रिपलेट बस DNA में होता है, कोडॉन mRNA होता है। तो ये चीज याद रखना, ट्रिपलेट और कोडॉन 3 होते हैं, एंटी कोडॉन भी 3 होता है, हर चीज 3 होती है। तो ये पहला वाला, ये बल्कि काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, अब जरा देखो, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला, इसको भी जरा 1 मिनट के लिए हटा दो। सो ये मैं पहला कोडॉन हाइलाइटर से मार्क कर रहा हूँ, ये दूसरा कोडॉन आ गया, और ये तीसरा कोडॉन आ गया। अभी हम ट्रांसलेशन पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे। अब जरा देखो, अब ये जो पहला कोडॉन है ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री मुझे जरा एंटी कोडॉन बताना क्या होगा। जी कॉम्प्लीमेंट्री सी बेस ए। पेयरिंग करो। GCA बिल्कुल सही, इसका, और फिर अगले वाले का भी। UGC और CCG। CCG एग्जैक्टली। अब ये एंटी कोडॉन किसके ऊपर अटैच्ड होते हैं, किसके साथ अटैच्ड होते हैं एंटी कोडॉन्स। कोडॉन्स के साथ। हाँ, अभी कोडॉन तो यहाँ पे है ना, एंटी कोडॉन तो यहाँ है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये एक टीआरएनए मॉलिक्यूल है। एंटी कोडॉन, या आप ऐसे समझो, अगर आप एक टीआरएनए मॉलिक्यूल को देखो ना, उसके 3 हिस्से होते हैं। पूरे टीआरएनए के 3 हिस्से, पहले बीच में आती है उसकी सेल की बॉडी, ये बिल्कुल फालतू है, ये हमारे काम की नहीं। दूसरी चीज, वो एंटी कोडॉन जो इसके नीचे लगा हुआ है, और तीसरी चीज जो उसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ है। अब ये जो कोडॉन है ना, इसके अगेंस्ट एंटी कोडॉन है GCA। अभी हमने, जो मैंने आपको कहा ना, ये मुझे एंटी कोडॉन बताओ, अभी हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एंटी कोडॉन है, कोडॉन आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि एंटी कोडॉन आ गया। एंटी कोडॉन तो टीआरएनए आएगा तब आएगा ना। तो ये एंटी कोडॉन है GCA। अब जिस टीआरएनए का एंटी कोडॉन GCA है, क्या वो अब राइबोसोम में आएगा, क्योंकि ये सारा काम राइबोसोम में हो रहा है। जी। तो अब ये वाला एंटी कोडॉन एक राइबोसोम, मैं जरा कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ इस राइबोसोम, इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर को।
एक सेकंड देना जरा। ये ऐसे बहुत ही खराब ड्राइंग है, बट एनीवेज अज्यूम करो ये टीआरएनए है। अच्छा, ये लाया था, जब ये टीआरएनए आया अपने साथ, क्या ये अपने साथ एक अमाइनो एसिड लेके आया? जी। राइट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमाइनो एसिड। अब अगले कोडॉन पे आते हैं। अगला कोडॉन है यूजीसी। तो अब जो टीआरएनए का एंटी कोडॉन यूजीसी होगा ना, वो टीआरएनए अब अमाइनो एसिड के अंदर आ जाएगा, और अपने साथ एक और अमाइनो एसिड, वो टीआरएनए राइबोसोम के अंदर आ जाएगा और अपने साथ एक और अमाइनो एसिड लेके आएगा। जैसे ही दो अमाइनो एसिड यहाँ पे आ गए ना, अब राइबोसोम के अंदर इस और इस अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब आखिरी वाला देखो, CCG, ये हमारा एंटी कोडॉन होना चाहिए फॉर दिस कोडॉन। तो क्या अब ये वाला टीआरएनए आएगा इस अमाइनो एसिड के साथ? जी। तो अब तीसरा वाला टीआरएनए आएगा। जरा दोबारा से इसको कॉपी करते हैं। इस तरीके से ये टीआरएनए आ गया। अब ये, हाँ ऐसे, अब मैं बस टीआरएनए का शेप छोटा बना रहा हूँ, शेप दोनों के सेम होते हैं, कोई भी ओवरलैप नहीं करता। ये मैंने डायग्राम असल में बहुत बुरी बनाई है, लेकिन कोई ये ओवरलैपिंग नहीं होती यहाँ पे। तो अब ये तीन अमाइनो एसिड, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे करते 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 क्या ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती हुई यहाँ पे दिख रही है? जी। तो ये होता है पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस। अब जरा आते हैं हमारे सवाल पे। अब क्या रोल है ट्रांसफर आरएनए का, अब मुझे बताओ। पहले तो ये बताओ, ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच क्या होता है? हाँ, अमाइनो एसिड अटैच होता है। हम्म, तो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स, या आप कह सकते हो ईच टीआरएनए मॉलिक्यूल, अब ये हर टीआरएनए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड से अटैच होता है ना, सो ईच टीआरएनए मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड। और ये बताओ कि कौन सा टीआरएनए राइबोसोम के अंदर जाएगा, ये भी से डिसाइड होगा। जो फर्स्ट ट्रिपलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा जिसके पास। थोड़ा आपका स्टेटमेंट जरा बेहतर करते हैं। फर्स्ट ट्रिपलेट का, एमआरएनए में ट्रिपलेट होते हैं कोडॉन्स। कोडॉन्स। वर्डिंग वर्डिंग बहुत जरूरी है। ट्रिपलेट डीएनए में होता है, राइट? हाँ, तो जो फर्स्ट ट्रिपलेट का कॉम्प्लीमेंट्री, सिर्फ मैं भी ट्रिपलेट कह रहा हूँ, फर्स्ट कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन होगा, वो पहला टीआरएनए होगा। फिर दूसरे कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन, वो वाला दूसरा टीआरएनए होगा। ऐसा ही है। जी। तो आपका एंटी कोडॉन और कोडॉन आपस में क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। बिल्कुल, वापस में टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा डिटेल है जो हमने अभी डायग्राम में नहीं लिखी थी, हमने बस वो लाइन बना दी थी। वो बेसिकली टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे। सो आप ये लिखोगे कि जो एंटी कोडॉन होता है ऑन द टीआरएनए, दिस बाइंड्स यूजिंग टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या आप कह सकते हो टेम्पोररीली फॉर्म्ड, बहुत टेम्पररी वक्त के लिए फॉर्म हुए हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स का इस्तेमाल करके एंटी कोडॉन ऑन द टीआरएनए बाइंड्स करता है विथ द कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ऑन द एमआरएनए। क्या इस वजह से वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अपनी सही पोजीशन पे आ जाता है? मतलब ऐसे तो नहीं होता ना कि पहले दूसरा वाला कैंट एंड जिस टीआरएनए को इट वाज सपोज टू कम इन द सेकंड पोजीशन, वो पहली पोजीशन में आ जाएगा, ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं। तो इसीलिए अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी स्पेसिफिक होता है। ये वाला टीआरएनए वो सपोज टू कम इन द थर्ड पोजीशन, तीसरे कोडॉन के साथ इसको आना था, तो अब ये पहले कोडॉन से बाइंड ही नहीं कर सकता, इसलिए ये अमाइनो एसिड पहली पोजीशन में आ ही नहीं सकता। इसी वजह से हम कहते हैं कि द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एज अ रिजल्ट इज ऑन द करेक्ट पोजीशन। या आप ये भी कह सकते हो कि जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड का हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही तरीके से
बनता है। अच्छा, और ये हमारे 3 पॉइंट्स में, अब एक पॉइंट और रहता है। अब ये एक पॉइंट हम भूल ही गए कि टीआरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है टू द राइबोसोम। ये पहले हमें लिखना चाहिए था। हमेशा कोशिश करना योर आंसर्स आर कोहेरेंट, मतलब कि एक पॉइंट कहीं से आ रहा है, एक पॉइंट आखिर वाले प्रोसेस के हिस्से से आ रहा है, नहीं। प्रोसेस पूरा एक एक करके आपने पॉइंट उसमें लिखना है, कोहेरेंट मतलब इन ऑर्डर आपने लिखना है। सो इट ट्रांसपोर्ट्स द अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। ओके। अब आखिरी वाला सवाल है शायद, हाँ आखिरी वाले सवाल में आ जाते हैं। आउटलाइन द रोल ऑफ को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इन कंपेनियन सेल। अब ये आप मुझे बताओगे, ये हम पढ़ चुके हैं। सोचो सुकून से, पॉइंट्स लिखने हैं पेपर पे तो लिख भी लो, या मुझे जुबानी बता दो, जो करना है। पूरा वो सुक्रोज, प्रोटॉन, सेल वॉल, को ट्रांसपोर्टर, प्रोटॉन पंप, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। हाँ, हमें वो चीज़ बतानी है जो मतलब हमने वो पढ़ी थी कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो सेल बॉल में आते हैं, जिससे उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, फिर वो सुक्रोज को इनटेक करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्या वही प्रोसेस नहीं था जिसको हमने टॉपिक का नाम लिखा था, लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इन द कंपेनियन सेल। जी। और यही कंपेनियन सेल का फंक्शन है कि सुक्रोज अपने अंदर लाना। अब सुक्रोज अपने अंदर कैसे लाएंगे, वो पूरी चीज थी, प्रोटॉन ग्रेडियंट अगेंस्ट डाउन द ग्रेडियंट, वो सारी चीजें। तो वो एक एक करके मुझे बताओ। सबसे पहले तो मुझे आपने एक पॉइंट तो वैसे ही बता दिया, मूवमेंट उसका अब पहले तो आप एक स्टेटमेंट लिख दो ना सिंपल बताने के लिए कि रोल क्या है, रोल को फिर एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो इसका रोल ये है कि मूवमेंट करवाता ये है, मूवमेंट ये करवाता है, पता नहीं क्या कह रहा हूँ, ऑफ द सुक्रोज with the protons, मतलब with the H plus ions into the companion cells। अब ये कैसे होता है? स्टेप नंबर 1 क्या है? पहले एक्टिव प्रोटॉन्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसकी? सुक्रोज की। सुक्रोज की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, प्रोटॉन्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है साइटोप्लाज्म से सेल वॉल। सुक्रोज तो सोचो सोर्स में है ना, सोर्स तो आपकी वो लीफ है जहाँ पे बहुत सारा सुक्रोज है, उसको तो बस सेल वॉल के अंदर आना है। तो यहाँ पे तो बहुत हाई कंसेंट्रेशन है और यहाँ पे तो बहुत लो कंसेंट्रेशन है, तो क्या ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता? सही। सो दिस इज सिंपल डिफ्यूजन, से वो सेल वॉल में आते हैं। हाँ, प्रोटॉन्स आप कह सकते हो कि प्रोटॉन्स आर पम्प यूजिंग प्रोटॉन पंप्स। और ये प्रोटॉन पंप्स कहाँ पे मिलते हैं, किसकी सेल वॉल में? कौन से सेल की बात करें हम यहाँ पे? कंपेनियन सेल। एग्जैक्टली exactly. प्रोटॉन्स ये सेल वॉल में, कंपेनियन सेल की सेल वॉल में जा रहे हैं ना, कंपेनियन सेल के साइटोप्लाज्म में से। तो ये पहला स्टेप क्या है, ये पंप होते हैं यूजिंग द, या एक काम करते हैं ना, एक सेकंड रुको। इस ये चैप्टर कह रहा हूँ, पेपर तो खत्म हो गया ना, हम जाते हैं आपके बायो के नोट्स में और वहीं से समझ लेते हैं। सिंपल, हमने पूरी चीज यहाँ पे लिखी थी। हाँ, तो अब ये देखो, सबसे पहले ये था कि इनिशियली द कंपेनियन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटॉन्स हैं। पहले प्रोटॉन्स पंप होते हैं आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड इनटू द सेल वॉल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, इसलिए एटीपी यूज होता है बाय द प्रोटॉन पंप्स, जो आपको इस कंपेनियन सेल के सेल वॉल में मिलेंगे। इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा था, पंप का वर्ड यूज हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज सोर्स से सेल वॉल में कैसे आई? सिंपल डिफ्यूजन। अब अगर आप देखो सेल वॉल में क्या हो रहा है, देर इज अ लो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन साइटोप्लाज्म में एंड अ हाई कंसेंट्रेशन सेल वॉल में, ये प्रोटॉन्स की बात हो रही है। क्योंकि आपके सेल वॉल में आपने डाले थे ना प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स, यहाँ पे बहुत कम प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स अब वापस जब आएंगे साइटोप्लाज्म में, कैसे आएंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट? हाई टू लो कंसेंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
दोबारा सुनो। सेल वॉल में बहुत ज्यादा, साइटोप्लाज्म में बहुत कम। बहुत ज्यादा से बहुत कम, डाउन द ग्रेडियंट, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बिल्कुल सही। आप स्टेप सुनो, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे, अच्छा बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म में ना वैसे ही कम प्रोटॉन्स होते हैं, सेल वॉल में बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहले तो मुझे बताओ, साइटोप्लाज्म से सेल वॉल में जा रहे हैं, ये कौन सा टाइप का ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल। अब पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने से पहले साइटोप्लाज्म में कम थे, सेल वॉल में ज्यादा थे। क्या ये हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को और स्टीप नहीं कर दिया? अब साइटोप्लाज्म में और भी कम है और सेल वॉल में अब और भी ज्यादा। जी। राइट, अब सेल वॉल से वापस से साइटोप्लाज्म में आने हैं ये प्रोटॉन्स को। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन होगी। यहीं पे अब प्रोटॉन्स को पॉज करो, सुक्रोज की बात करो। सुक्रोज मॉलिक्यूल्स आपके सोर्स जो आपका लीफ है वहां से सेल वॉल में आ गए डिफ्यूजन से। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना सुक्रोज को सेल वॉल के अंदर, तो इनकी कंसेंट्रेशन कम है कंपेयर टू यहाँ साइटोप्लाज्म में। हमने ये रीजन क्या दिया था इसके पीछे, कि ये प्रोसेस बार बार हो रहा होता है। तो अगर आप कंपैरिजन करो ना, सोर्स में सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद यहाँ पे कंपेनियन सेल है, और फिर सेल वॉल। तो अगर कंपेनियन सेल का सेल वॉल और साइटोप्लाज्म को कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। तो जब लो टू हाई कंसेंट्रेशन है, क्या ये डिफ्यूजन है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब सुनो कि प्रोटॉन जा रहे हैं डिफ्यूजन से, सुक्रोज जा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ये दोनों कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? सेल वॉल से साइटोप्लाज्म। अब ये जो दोनों का ट्रांसपोर्ट है ना, ये बेशक अलग है, लेकिन ये एक ही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए जाते हैं। और वो कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन था, क्या नाम है इसका? को ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन। बिल्कुल, को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रोटॉन्स की तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है, लेकिन सुक्रोज की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये था हमारा पूरा फंक्शन of the companion cells in the phloem tissue. And that is the end of this paper. तो कोई कंफ्यूजन पूरे पेपर में से कहीं भी? नहीं। तो मैं आपको ये पेपर भेज देता हूँ, ताकि आप बाद में भी एग्जाम से, मतलब कल ही है एक दिन पहले वाला आपका एग्जाम की सिचुएशन, तो आप कल रात को या परसों दोपहर को अगर रिव्यू करना है, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स थे। इसमें सबसे पहला गैस एक्सचेंज का सवाल था, बोहर शिफ्ट था, फिर इसमें चैप्टर 1 से सवाल था, फिर डायरेक्ट चैप्टर 11 हिब्रिडोमा सेल्स, इम्यूनिटी, इनहिबिटर, competitive नॉन competitive, पैथोजेंस का सवाल था। फिर थोड़ा जियोग्राफी का भी सवाल था, वो एजुकेशन प्रोवर्टी वाला। फिर डीएनए रेप्लिकेशन से सवाल था। तो ये आप एएस में ना यही एक्सपेक्ट करते हो, वो पूरे सिलेबस को इंक्लूड करते हैं। ए टू में खैर ऐसा नहीं होता है, कुछ पार्ट्स चैप्टर्स के वो डालते हैं, कभी कभी नहीं भी डालते। सो या, दैट्स इट फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह हम एक और पेपर करेंगे, एंड देन फिर तो आपका एग्जाम ही है उसके बाद। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। लापिस।